सभी को मेरा नमस्कार। विश्व आयुर्वेद परिषद की ओर से आयोजित इस अनवरत व्याख्यान माला में मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ और आज 460वें लेक्चर में 19 जुलाई को आप सभी का जब व्याख्यान शुरू होता है उससे पहले ही बहुत सारे पार्टिसिपेंट्स आ जाते हैं और मेरे लिए बहुत ज़्यादा ये आनंद का विषय है कि पठन पाठन के लिए, ज्ञानवर्धन के लिए, तद्वित संभाषा के लिए, कहीं ना कहीं ज्ञान प्राप्ति के लिए सभी चिकित्सक गण और विद्यार्थी उद्यत रहते हैं और उत्सुक रहते हैं। ये बहुत अच्छा आयुर्वेद का जो आने वाला भविष्य है उसके की ओर संकेत करते हैं। और आज के व्याख्यान शुरू करने से पहले जैसे परंपरा है अपनी, आचार्य धन्वंतरी और चरक भगवान सभी के चरणों में चरण स्पर्श करते हुए हम इसकी शुरुआत करते हैं। और आज के स्पीकर का मैं आप सभी के सामने परिचय रखना चाहूँगी। डॉक्टर ज्योति अभी वर्तमान समय में झज्जर में हरियाणा में आयुर्वेद मेडिकल ऑफिसर के पद पर आप कार्यरत है। आपने अपना अंडर ग्रेजुएशन की पढ़ाई यूजी बीएमएस फ्रॉम द श्री बाबा मस्तनाथ आयुर्वेदिक कॉलेज अस्तलपुर रोहतक से 2008 में आपने पूरी की है। और आपने अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन RGUHS बेंगलोर से 2012 में आपने पूरी की है और आपने एज अ असिस्टेंट प्रोफेसर एट द BMN आयुर्वेदिक कॉलेज अस्तलपुर रोहतक में 1 वर्ष के लिए आपने अपनी वहाँ भूमिका निभाई और आपने सेवाएं दी। उसके बाद आपका गवर्नमेंट आयुर्वेदिक मेडिकल ऑफिसर हरियाणा में आपका चयन हो गया और अभी 2013 से अब तक आप अलग अलग जगह पे और वर्तमान समय में जैसे मैंने बताया झज्जर में आप अपनी सेवाएं दे रहे हैं। टोटल वर्क एक्सपीरियंस आपका 12 साल से ज़्यादा है और आपने प्योर आयुर्वेदिक पैथी, बहुत सारे पेशेंट्स को आयुर्वेद के प्रति आस्था और जिस एक उम्मीद लेके वो आपके पास आते हैं या आयुर्वेद के पास आते हैं जो हम पूरी कर पाते हैं, तो मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ी मानव सेवा है कि जो आयुर्वेद की प्राचीन पद्धति की एक जो इमेज है ना, वो हम कहीं ना कहीं बरकरार रखते हैं। और मैं सभी पार्टिसिपेंट से एक विषय और भी बताना चाहूँगी कि अभी जैसा भी आप सभी को विदित है कि मैं पंचकुला से हमारे सारे ही शिक्षक गण अध्यापक गण का अभी लेक्चर करवा रही थी। अभी वहाँ चल रही है ऐसे इंस्पेक्शन, तो कुछ काम के चलते इमरजेंसी 21 दिन से 7-7-7 वाले अपने शुरू हो रही है। और इमरजेंसी स्पीकर बनने के लिए बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद। और सभी पार्टिसिपेंट्स को मैं एक प्रेरणादायी बात बताना चाहूँगी कि जैसे ही मैंने डॉक्टर ज्योति जी से बात की तो 460 लेक्चर में से पहले है डॉक्टर साहब जो कहते हैं कि मैडम कोई भी टॉपिक बता दीजिए, आई विल डिलीवर ऑन टाइम। तो मैं इतनी खुशी हुई है ना कि मीन्स मैं क्या कहूँ, दिल ऐसा खुश हो गया ना कि 460 में यू आर द फर्स्ट वन। थैंक यू मैम, आपका आशीर्वाद है। रहेगा क्या बोलना है, कौन से टॉपिक पे बोले। तो बहुत ही अच्छी बात है क्योंकि मैं हमेशा अपने स्टूडेंट्स को बताती हूँ कि बेटा चिकित्सक और टीचर है ना, शिक्षक टॉकेटिव होना चाहिए, है ना, क्योंकि उनमें वो क्षमताएं होनी चाहिए। और सरस्वती माँ का आशीर्वाद हो तो मैं समझती हूँ कि BMS के सारे बच्चों की एक ट्रेनिंग होनी चाहिए, हाउ टू कन्विंस, हाउ टू डिलीवर, हाउ टू पुट आवर प्रोटोकॉल, है ना, हम किस तरीके से करें, ये सारी चीज़ होनी चाहिए। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं चिकित्सक में जो चरक महर्षि ने चाहा था कि मेरा अनुयायी कैसा हो, इन गुणों वाला हो, है ना। कई बार मैं पढ़ती हूँ कि कितना सुंदर उनकी कल्पनाएं रही है कि मेरे अनुयायी कैसे हो, मेरे शिष्य कैसे हो। तो ऐसा कुछ मुझे बहुत ही अच्छा लगा। बस मेरे पास ज़्यादा शब्द नहीं है मगर थैंक यू मैम। वेलकम फॉर द इमरजेंसी लेक्चर। और आप जैसे बहुत सारे व्यक्ति ज़रूरत के समय लेक्चर का महायज्ञ में योगदान देने के लिए आते हैं, मिल जाते हैं और आप लोग तैयार होते हैं, तभी ये व्याख्यान माला 9 साल से निःशुल्क रूप में अनवरत चल रही है। तो उसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर। ओवर टू यू। थैंक यू।
हेलो हेलो मैम। हाँ जी डॉक्टर साहब। वंदना करेंगे पहले, कैसे क्या लेक्चर करेंगे कि? बस मैं एक्चुअली इसमें है ना, जैसे पहले एक भैया हमें हेल्प करते थे तो थोड़ा सा वो सरस्वती वंदना या धन्वंतरी वंदना चलाते थे। इसमें मुझे शुरू करने के बाद वैसे तो आता ही नहीं है, तो मैं हाँ, ऐसे चरण स्पर्श ही बोल लेती हूँ कि आचार्य चरक और शोषोत को चरण स्पर्श। और हाँ आप जी। चाहे तो हम शुरू कर सकते हैं बेटा। ठीक है मैम। जी जी। ये सबसे मुझे पहले। आता नहीं है एक्चुअली। आपको हाँ आता जी। है तो 2 मिनट चला सकते हैं। मैं चलाती हूँ तो इसमें आवाज नहीं आती, मुझे तो आती है। सरस्वती वंदना मैम। हाँ, मुझे इसमें चलाना नहीं आता एक्चुअली। ठीक है मैम, चला रहे एक मिनट। ठीक ठीक है। आपका जो म्यूट अनम्यूट बटन आपसे मैनेज हो रहा है ना डॉक्टर ज्योति? सेंटर एक बूम इंडस्ट्री है। तो हम जो फर्स्ट ईयर से लेके फाइनल ईयर तक के बच्चे, मतलब आयुर्वेद के बारे में जब फर्स्ट ईयर में आते हैं तो थोड़ा सा एक वो होता है कि हम कहाँ पे आ गए हैं। प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ पहले कि क्या हो रहा है, लेकिन धीरे 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 तरतम जो अभ्यास होता जाता है तो समझ में आने लग जाता है कि इसका बहुत हमारी आधुनिक साइंस से भी ज्यादा इम्पोर्टेंस है इसकी। तो एक विश्वास पैदा करने के लिए आज में तो आयुर्वेद का बहुत इम्पोर्टेंस है और हमें उसको बिल्कुल गूढ़ रहस्य से पढ़ना चाहिए शास्त्र को। तो आयुर्वेद में अगर सारी ही ब्रांच बहुत अच्छी हैं, लेकिन अगर फिर भी ऐसे लगता है कि सब लोग तो गवर्नमेंट जॉब में नहीं जा पाते, सभी लेक्चरर नहीं बन पाते, सभी लोगों का पीजी में सिलेक्शन नहीं हो पाता, तो अगर हम क्लिनिक प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आज के जमाने में मुझे लगता है पंचकर्मा एक मैंडेटरी थिंग हो गई है। क्योंकि जो हमारा लाइफस्टाइल है उससे सारी की सारी जो डिजीज हैं वो लाइफस्टाइल से बहुत ज्यादा वो हैं। और आयुर्वेद में जैसे मैं पंचकर्मा का, लोग कहते हैं कि इस ब्रांच में ही आप क्यों गए, यही आपने क्यों चूज किया, ऐसा क्या था पंचकर्मा में। तो जब मैं फर्स्ट ईयर में ही शूद्र स्थान को पढ़ने लगी थी तो सेकंड चैप्टर मैंने पढ़ा था कि अपामारक तुंडली अध्याय। तो उसमें मुझे इतना इम्पोर्टेंट लगा था कि आचार्य चरक ने बहुत अच्छे से लिखा था कि तानु उपस्थानाम दोषा स्नेहन शोधन उपापादा नहीं पंचकर्माणी कुर्वेत मात्रा मात्रा काल विचारियत, कुछ ऐसा मतलब 14वां 15वां श्लोक था। तो इतना ग्रेट इंपॉर्टेंस है क्लिनिक उसमें ही कि फर्स्ट दीर्घ जीविती अध्याय से लेके सेकंड चैप्टर क्लिनिकल ब्रांच पे जो आचार्य सुश्रुत ने इम्पोर्टेंस दी, तो मुझे समझ में आ गया था कि मुझे यहाँ पे जाना ही चाहिए और ये बड़ा मतलब प्रैक्टिकली वो है कि इतनी ज्यादा हर शास्त्र की वो है, तो ये वो रहेगा। ये तो एक जनरल बात है। तो फिर जैसे हम कोई भी चिकित्सा सिद्धांत अपनाते हैं कि, क्योंकि बहुत सारे चिकित्सक हैं यहाँ पे, स्टूडेंट्स भी होंगे प्रैक्टिकल एप्लीकेशन के लिए चिकित्सा में, तो पंचकर्मा का अडेप्टेशन हमें कैसे करना है हर किसी को पता है कि दोष मात्रा काल विचार करके हम चिकित्सा सिद्धांत को अपनाते हैं। तो मुझे ऐसा लगा कि तत्रापे लंघन मध्यम पाचन और प्रभूत शोधनम, कि दोष की जो अवस्था होती है कि अगर वो अल्प मात्रा में है, उसके सिम्टम आपको दिखाई देते हैं, तो वहां पे लंघन पाचन, क्योंकि लंघन और पाचन हमारी परम औषधि मानी गई है। और मध्यम प्रकार के लक्षण अगर किसी दोष के कुपित होने पर दिखाई देते हो तो वहां पे हमें समन चिकित्सा करनी चाहिए। और फिर ये ऐसे लगता है कि ये प्रकुपित दोष है, मतलब शाखा से कोष्ठ में जाने वाले इसके सिम्टम पैदा हो रखे हैं और हमें दोष को देख के पता चल जाता है क्रॉनिक स्टेज में। तो उस वहां पर हमें शोधन चिकित्सा को अडॉप्ट करना चाहिए। और शोधन का मतलब ऐसे लगा लीजिए कि जनरल में प्यूरिफाई करना।
आचार्य चरक ने बताया कि वमन विरेचन बस्ती नस्य, और हम शिरो विरेचन और शल्यकर्म को भी मानते हैं सुश्रुत ने। तो जैसे दोष का क्या है अब, कि अब आप कैसे कैसे वो करेंगे कि भी आपको कैसे पता चलेगा कि प्रकोपी दोष है। तो बहुत अगर थोड़ा सा भी अगर हम क्लासिकल की तरफ देखते हैं, हमारे टेक्स्ट की तरफ, तो बहुत क्लियर क्लियर सिम्टम लिखे रहते हैं कि वात के प्रकोपित होने के शाखा से कोष्ठ में कौन से लक्षण हैं, पित्त के कौन से लक्षण हैं, कफ के कौन से लक्षण हैं। तो उसका विचार करके अगर हम पंचकर्मा चिकित्सा को अपनाते हैं तो 100% रिजल्ट मिलता है। मैं 10-12 साल की प्रैक्टिस में यही देखा है कि हताश ना हो, मतलब हम हताश हो जाते हैं कि आयुर्वेद का नाम सुन के बहुत सारे लोग कि अरे पता नहीं आयुर्वेद चिकित्सक से हमें फायदा मिलेगा या नहीं मिलेगा। लेकिन आज के जमाने में जो है ये जो धारणा वो सबकी चली गई है। सब लोगों का झुकाव है, जो मैंने देखा हमारे सिविल हॉस्पिटल में, पब्लिक हेल्थ सेंटर्स में भी, पीएससी सीएससी पे भी सबसे पहले आज के पूछते हैं कि कोरोना के बाद तो खासकर आयुर्वेदिक डॉक्टर कहाँ पे बैठे हैं। उनको रिजल्ट मिलता है तभी ये है। दो बातें हैं कि सबसे मेन बात है जो हमारी बॉडी की कोई भी डिजीज है तो वो हमारी एक तो पर्सनल इम्यूनिटी पे बहुत डिपेंड करती है, और एक हमारा क्या बोलते हैं कि अगर हम अपने आप की केयर कितनी करते हैं, हमारा लाइफस्टाइल अच्छा है। तो पहला एस्पेक्ट अगर लगाते हैं तो हमारी इम्यूनिटी, एक नेचुरल इम्यूनिटी है और एक हमें गेन करनी है। तो अगर हम शोधन के बाद, जैसे रसायन बताया गया है, शोधन करके अगर हम रसायन थेरेपी को अपनाते हैं तो डेफिनेटली हमारी इम्यूनिटी ना चेंज होती है और वो बहुत अच्छी इम्यूनिटी होती है, रोग प्रतिरोध क्षमता बढ़ती है और इससे हमें क्या बोलते हैं डिजीज होती नहीं है। सीजन के हिसाब से अगर हम शोधन कराते हैं बॉडी का, वमन विरेचन बस्ती वगैरह, तो ये तो भी हमारी इम्यूनिटी बढ़ती है और तो भी हमें रोग प्रतिरोधक क्षमता जो है वो अच्छी हो जाती है और रोग से लड़ने की ताकत मिलती है, हम बीमारियों से बचे रहते हैं। और फिर अगर हमें रसायन थेरेपी है, आजकल जेरियाट्रिक केयर में बहुत आ गई है, हमारे अल्जाइमर डिजीज में बहुत पहले से उनका रोल है। तो ये सबका बेसिक्स अगर देखा जाए तो शोधन पे बहुत ज्यादा डिपेंड करता है। अभी तो हमारे बड़े होलिस्टिक सेंटर्स, वेलनेस सेंटर भी पंचकर्मा थेरेपी पे ही आधारित है। तो मैं जो जैसे लाइफस्टाइल डिसऑर्डर का बात करते हैं, तो लाइफस्टाइल डिसऑर्डर में सिर्फ ये नहीं कि हमें हाइपरटेंशन हो गया है या हमें डायबिटिक हो गई है या मोटी मोटी जो बीमारियां हैं, आजकल तो छोटी बीमारियां भी वो भी हमारे लाइफस्टाइल से, स्ट्रेस है वो हमारे लाइफस्टाइल से ही है। काम हर आदमी करता है पर वो अपनी मानसिक उसको कितना इफेक्ट करता है ये आपके पर्सनल हेल्थ पे और आपकी केयर पे डिपेंड करता है। तो और मैंने बहुत सारे स्किन के पेशेंट देखे हैं जैसे, तो ऐसे लोगों को लगता है कि ना स्किन का और मानसिक रोगों का और पंचकर्मा का क्या रिलेशन है, ये तो कुछ ऑटोइम्यून डिजीज टाइप हैं। तो लेकिन ऐसा है कि जितने भी स्किन के पेशेंट होते हैं वो शारीरिक भाव के साथ उसका मानसिक भाव जरूर वहां पे होता है। अगर ऐसे पेशेंट को हम शोधन कराते हैं, फिर उसको शिरोधारा देते हैं, लोकल एप्लीकेशन लेप की लगाते हैं, तो डेफिनेटली हमें ल्यूकोडर्मा के, सोरियासिस के, जितनी इनक्योरेबल डिजीज एलोपैथी में बोली वो हम सब हमारे आयुर्वेद में ट्रीट होती हैं। मैं आपके साथ कुछ वीडियो और फोटो भी शेयर करूंगी उनसे रिगार्डिंग। तो अगर हम फिर बात करते हैं कि हमें ना शोधन को किस रूप में लेना है, कि भाई कब कब शोधन कराना चाहिए, ये तो सबको पता ही है कि जैसे हमारा ऋतु परिवर्तन होता है कि वसंत ऋतु आती है तो हमें कफ को शोधन कर लेना चाहिए, और फिर अक्टूबर में हमारे उसके बाद हमें पित्त का शोधन कर लेना चाहिए, और बस्ती नस्य ये तो हम किसी टाइम भी कर सकते हैं। तो ये मेरा ज्यादा इस पे ध्यान है। तो 10 साल की जो 12 साल की प्रैक्टिस पे मैं हार्डली बोलूंगी, मतलब मैंने कभी ऐसे सिविल हॉस्पिटल में बैठ के कहते हैं कि कोई ऐसी दवाई है हमारे पास नहीं है, मैं चाहती हूँ करीब पेशेंट आया है तो उसको पर्ची पे से लिख दे। मैंने 99.9 क्या बोलते हैं आयुर्वेदिक प्रैक्टिस की है अपने 10-12 साल में, कॉलेज में भी। तो ये एक बहुत, और पेशेंट की अचीवमेंट जो है वो आपको मोटिवेट करती है करने के लिए, क्योंकि जब पेशेंट अगली बार आपके पास आता है कि आप मेरे को इतना % रिलीफ हुआ है, तो ये चीजें बहुत हैं। तो लाइफस्टाइल डिजीज के लिए अगर हम जैसे हाइपरटेंशन पेशेंट लगा लेते हैं, क्योंकि उसका अगर हम शोधन करना, वो कहते हैं कि इसको वमन नहीं कराना, इसको विरेचन नहीं कराना, तो अगर हम इसको मुख्य शोधन ना करा के सिर्फ हल्का डिटॉक्स भी कराते हैं, कोई लग्जेटिव मेडिसिन भी दे देते हैं, बॉडी के टॉक्सिन्स निकल जाते हैं जो हमारी इम्यूनिटी को कम करते हैं और व्याधि को बढ़ाते हैं, तो मृदु करा के भी उसको, तो भी उसको काफी जो लाइफ स्पैन उसका बढ़ाया जा सकता है।
और उसको जो बाकी जो एलोपैथिक मेडिसिन ले रहा है वो काफी हद तक कंट्रोल की जा सकती है। मतलब कॉन्ट्राइंडिकेशन तो बहुत सारे पेशेंट की रहती है, लेकिन जनरली हम इस चीज को अप्लाई कर सकते हैं। फिर हम उसको रसायन थेरेपी दे सकते हैं। उसके आहार, क्योंकि लाइफस्टाइल के अंदर हमारे जो शोधन है उसके साथ आहार का भी बहुत इंपॉर्टेंट रहता है कि आहार, उसकी दिनचर्या को भी चेंज करके हम इसको कंट्रोल कर लेते हैं। ऐसे बहुत सारे डाटाज मैंने 10 साल में देखे हैं कि जो ऐसी बीमारियां थी, जो पेशेंट परेशान थे बिल्कुल कि हम नहीं ठीक होगा, तो वो एक आज के टाइम पे बहुत ज्यादा, जितना भी मैं ओपीडी में देखती हूँ कि हमारे अर्थराइटिस के पेशेंट है, ज्वाइंट्स पेन है, ग्रीवासूल है, कटीशूल है, जानुशूल है, ये जो वात और कफ पित्त का कॉम्बिनेशन वाले जो वात व्याधियां हैं, तो ये बहुत ज्यादा बढ़ गई है। इसका भी हमारे लाइफस्टाइल से बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट, मतलब कहीं ना कहीं रोल है इसका, क्योंकि हम बैठे रहते हैं और क्या बोलते हैं, ना ऋतु के अनुसार भोजन करते हैं, ना शोधन कराते हैं, शारीरिक के साथ हम मन का भी शोधन नहीं करते हैं, ये भी एक बड़ा फैक्टर है। तो इन चीजों के लिए भी है कि पंचकर्मा का काफी अच्छा रोल है, क्योंकि हमें अगर आज के जमाने में कितनी व्याधि देखो, उसमें मानसिक विकार बहुत ज्यादा है। तो मैं कहती हूँ अगर कोई पेशेंट शिरोधारा ही कराता है तो वो काफी हद तक के, जैसे उसका डोपामिन है वो कंट्रोल रहता है, उसके सिग्नल अच्छे जाते हैं ब्रेन को, पॉजिटिविटी बढ़ती है उसकी, उसको रिलैक्स होता है, और एक वो पर्टिकुलर उसकी सिंपल हार्मोनिक जो मोशन रहती है टू एंड फ्रो, उसके साथ हमारे ब्रेन में बहुत अच्छी अच्छी पॉजिटिव वाइब्रेशंस जाती हैं। ये तो अभी स्टडी भी हो चुका है कि जैसे उनका जो एम्पलीट्यूड होता है वेव्स का, वो काफी हमारी ब्रेन की जो वेव्स है उसको वो पॉजिटिव सिग्नल्स में लेके जाता है। और अल्जाइमर डिजीज में जहाँ पे डोपामिन बनना कम हो जाता है, तो सिरोधारा का बहुत अच्छा रोल है वहाँ के ऊपर। ऐसे पेशेंट जिनको मतलब मेमोरी लॉस होता जाता है या पक्षाघात है, पैरालिसिस पेशेंट हैं, तो उन पेशेंट के अंदर भी शिरोधारा का बहुत अच्छा रोल है। और कई बच्चे आते हैं हमारे सीपी वाले, तो जैसे बाई बर्थ डिजीज है, एलोपैथिक साइंस कहती है कि ये तो क्योर ही नहीं हो सकता, मस्कुलर डिजीज भी है इसको, तो ब्रेन से भी वो नहीं है, ये तो जेनेटिक प्रॉब्लम है। बट ऐसा नहीं है। अगर हम उसको शोधन कराते हैं, शस्त्रक्रिया कराते हैं, शिरोधारा कराते हैं, अपनी औषधियां देते हैं, उसको पूरा का पूरा क्या बोलते हैं स्वर्ण प्राशन कराते हैं, तो मेरे पास ऐसे बहुत सारे पेशेंट के डाटा हैं और रिजल्ट हैं। जो बच्चे चल नहीं पाते थे ना, वो चलते हैं। तो मुझे लगता है ये बहुत बड़ी खुशी हमारी सोसाइटी के लिए भी। बीइंग ए फिजिशियन हमारे सामने भी ऐसा होता है, क्योंकि जो बच्चा दूसरे पर डिपेंड है वो अपने आप को पकड़ लेता है, सोसाइटी में अपने आप को स्टैंड कर लेता है। तो ऐसा है। तो सभी मैं मोटिवेशनल बातें शेयर करना चाहूंगी, क्योंकि मुझसे तो विद्वान लोग ये बातों को सुन रहे हैं, तो बस उनके ज्ञान से ही मैं चीजें सीख पाई हूँ। फिर हम कहते हैं कि जैसे स्किन की पेशेंट है, इनक्योरेबल पेशेंट आते हैं हमारे पास 10-10 साल पुराने। आयुर्वेद में मैंने ये देखा कि जो भी पेशेंट आता है वो बहुत फ्रेश पेशेंट हमारे पास नहीं आता, वो भटक चुका होता है, पैसा खर्च कर चुका होता है, ऐसा हो जाता है कि चलो अभी तो मैं आयुर्वेद देख लेता हूँ, इसमें भी क्या है। तो ऐसे पेशेंट को हम ट्रीट करते हैं। तो ऐसे पेशेंट में भी हमारा बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। अगर पेशेंट हमारे पास शुरू में ही आ जाता है तो वो 100% जरूर ठीक होता है, क्योंकि स्किन के अंदर भी जो क्या बोलते हैं शारीरिक मानसिक दोनों भावों से है। लिकोडर्मा के मैंने बहुत पेशेंट ठीक किए हैं और सोरियासिस के पेशेंट ठीक किए हैं। तो इसमें भी हम वो क्या बोलते हैं पक्षातरेचन मासात मासात सर्जनम करके चिकित्सा सूत्र को अप्लाई करते हैं, तो बहुत अच्छा। फिर हम उसकी रसायन थेरेपी चलाते हैं और क्या बोलते हैं समन औषधि भी देते हैं। तो ये चीजें काफी कंट्रोल, और सोसाइटी में पेशेंट को अपने आप को स्टैंड होने में, उसको बीमारी से राहत मिलती है और उसका मनोबल भी बढ़ता है। फिर जैसे क्या बोलते हैं प्रमेह लगा लो। प्रमेह की रोगी को ऐसे बोलते हैं कि हम इसको तो बड़ा बल कमजोर है, इसको तो हम पंचकर्मा शोधन करा ही नहीं सकते हैं। ऐसे पेशेंट को थोड़ी सी रसायन थेरेपी और कुछ सिरोधारा ऐसे ट्रीट किया जाता है होलिस्टिक वे में। तो वहां पर काफी मेडिसिन जो उसकी डोज है वो भी कम मिलती है। और हमें कम से कम लेप, जैसे डायबिटिक फुट हैं वो अनहील वाले हैं, वो केयर नहीं होते हैं, तो लेप की अवस्था में भी उसको बना दिया जाता है। फिर ओबेसिटी आज के जमाने में बहुत ही बड़ा एक भयंकर बीमारी के रूप में उभर के आ रखा है। ओबेसिटी के साथ लीवर डिजीज बहुत ज्यादा है, यकृत वृद्धि बहुत सारे पेशेंट को देखने को मिलती है। इसका यही है सीधा सीधा मतलब कि आप अगर अपने शरीर को सबसे बड़ा धन नहीं समझते हैं, और इसका जैसे बर्तन को साफ सुथरा रखने के लिए हम इसको बार बार धोना, साफ करना, मंज करना पड़ता है, ऐसे शरीर को
अगर आप हेल्दी रखना है, लाइफ स्पेन बढ़ाना है, तो आपको सीजन के अनुसार, ऋतु के अनुसार अपना शोधन जरूर कराना चाहिए। और आयुर्वेद को बिल्कुल बिल्कुल क्या बोलते हैं, एक बिल्कुल सबसे अहम पैथी समझकर उसको मानना चाहिए, क्योंकि आयुर्वेद जैसी चिकित्सा पद्धति कहीं नहीं है। सिर्फ आयुर्वेदा ही एक ऐसी साइंस है जो व्यक्ति का जो उसकी जो प्रकृति है, वात पित्त कफ सन्निपातज, प्रकृति के अनुसार, ऋतु के अनुसार, उसका क्षेत्र, उसके काल के अनुसार उसको समझ के चिकित्सा करती है। हम नॉर्थ इंडियन हैं तो अलग तरह की चिकित्सा अपना सकते हैं, औषधि दे सकते हैं, साउथ में रहते हैं तो और औषधि दे सकते हैं। तो आयुर्वेद का एक बहुत बड़ा ये पॉजिटिव पॉइंट है। तो मैं छोटे छोटे प्रोसीजर आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ जिससे हम आजकल सेंटर पे लोगों को दे रहे हैं। ये देखिए, जैसे पत्रपिंड क्या बोलते हैं, ये हम बनाते हैं, तो इसको फ्रेश हर्ब अगर हम इकट्ठा करते हैं और खुद ही पोटली बनाते हैं, तो जितने भी हमें मतलब वात संबंधी विकार हैं, अर्थराइटिस के हैं, तो बहुत अच्छा। इसमें आपको कुछ भी नहीं करना है। फ्रेश हर्बल एरेंड है, मेथी है, लहसुन है, इनको डायरेक्ट कलेक्ट करा के और बहुत अच्छे से इसका रिजल्ट आता है ये पोटली बनाने का। फिर ये मैं आपको वमन का दिखा रही हूँ। ये ओबेस पेशेंट थी जिसने 8-10 किलो वजन है ना 2 महीने में ही कम कर दिया था। इसको हमने वमन कराया है। इसके पीसीओडी था, इसको हार्मोनल इम्बैलेंस था, ये पढ़ रही थी, इसको तनाव बहुत ज्यादा था, इसको शिरोधारा भी दी है, तो ये पेशेंट को भी बहुत अच्छा रिजल्ट मिला है। जैसे ये आजकल अलाबू चिकित्सा है, अगर आप कुछ भी नहीं करा पा रहे हैं, छोटी सी आपके पास कोई पेशेंट आता है, यही चिकित्सा पद्धति अपना लेते हैं अल्टरनेट डेज पे या कंटिन्यूअस, तो इसके बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। ये देखिए, जो पंचकर्मा थेरेपी है वो सिर्फ एक ऐसा नहीं है कि हमें ज्वाइंट्स पेन स्किन पेशेंट ही करते। ये पेशेंट जो हमारा यूएसए का है, इनकी जो मैडम है हमारे यहाँ पे एमबीबीएस एमडी डॉक्टर है गायनी में, और ये यूएसए में रहते हैं। आजकल कंप्यूटर सिंड्रोम है ना, एक बहुत मतलब जबरदस्ती से घेर रहा है, वो सबको पकड़ रहा है। ये सॉफ्टवेयर इंजीनियर है यूएस में, तो इनकी आंखों का विजन है ना, वो कहीं से भी बढ़ नहीं रहा था। तो मैडम ने मेरे से कंसल्ट किया कि क्या पंचकर्मा में इसका इलाज पॉसिबल है, तो हमें इसको अक्षय तर्पण और अक्षय धारा थोड़े टाइम तक कराया। और ये पेशेंट बहुत ऐसे बोल के गया है कि ना मैं बिल्कुल, मेरे को विश्वास नहीं था और मैं इतना ठीक हो गया हूँ। और इसका विजन इम्प्रूव हुआ, जो मसल की जो स्ट्रेंथ थी वो इम्प्रूव हुई पेशेंट की। और क्या बोलते हैं कि इतने बहुत सारे पेशेंट को हमारे पास भेजा। ये स्किन का पेशेंट है। जैसे बहुत सारे पेशेंट रहते हैं कि एलर्जिक डर्मेटाइस होगी या कुछ भी होगा, स्किन का वो हो रहा है, बार बार इन्फेक्शन हो रहा है, तो डार्क कलर हो जाता है हाथों का, और पेशेंट बड़ा कॉस्मेटिक, महिलाएं खासकर वो हो जाती हैं। तो ऐसे पेशेंट को भी हमने वमन विरेचन करा के शोधन दिया है, रासायनिक चिकित्सा दी है, उसको समन औषधियाँ दी हैं। इस पेशेंट को भी बहुत अच्छा रिजल्ट मिला। इसके हाथ ना बिल्कुल यहाँ से आप देख सकते हैं, तो ये ऐसे थे, लेकिन बाद में काफी इसको इम्प्रूवमेंट हुई है। ये देखिए, ये देखिए, जो इस पेशेंट के लिए हम बात करते हैं, जैसे सेरिब्रल पाल्सी के पेशेंट आते हैं, तो ये बच्चों को अगर हम स्टार्टिंग में हमारे पास आता है तो ये तो काफी वो है, इसको हम शस्त्रशाली पिंड स्वेद कराते हैं 7 दिन के लिए, 14 दिन के लिए। जैसे पेशेंट हमारे पास 6-6 महीने भी चल जाते हैं बीच इंटरवल के बाद, और इसकी थोड़ी सी हम समन चिकित्सा भी शुरू कर देते हैं जैसे एज के हिसाब से। तो ऐसे पेशेंट काफी अच्छा रिजल्ट है पंचकर्मा का। ये कितना छोटा बच्चा है, सेरिब्रल पाल्सी का ही, तो इसकी भी हमने शिरोधारा कराई है। और ऐसे पेशेंट को थोड़ी चाटने वाली औषधि दी है, स्वर्ण प्राशन कराया है। तो ऐसे पेशेंट का जो मेंटल जो हेल्थ है वो काफी इम्प्रूव हुई है। ये एक ऐसा पेशेंट शेयर कर रही हूँ मैं आपको सुनाने के लिए, जो आवाज इनकी, वॉल्यूम ठीक है डॉक्टर साहब? यस मैम, नहीं पेशेंट की जो वो सुनाना चाह रहे थे एक्चुअली ना पेशेंट। ओके ओके, हाँ हाँ, ठीक ठीक। हाँ, है इसमें आपने इलाज लिया है, इससे पहले आपको चलने में दिक्कत थी? इससे पहले तो मेरे से चला ही नहीं जाता था। अच्छा, तो इलाज के बाद आप चल पा रहे हैं? मैं बिल्कुल मतलब 90% या 50% में ठीक।
अच्छा अच्छा, तो इस इलाज के बारे में और लोगों को क्या संदेश देना चाहोगे? मैं यही कहूँगा कि भाई साहब जाइए आयुर्वेदिक में ब्रह्मा भाई इलाज कराइए, बहुत अच्छे डॉक्टर हैं और बहुत अच्छी दवाई है। अच्छा, स्टाफ से कोई शिकायत वगैरह? कोई शिकायत नहीं, स्टाफ दी बेस्ट। ओके ठीक है, आप सरकारी सुविधाओं से खुश हो? हाँ जी बिल्कुल। ओके जी, धन्यवाद। आपने इलाज लिया है, इससे पहले आप बताइए आपका क्या नाम है? राम अवतार है जी। अच्छा अच्छा, तो आपने यहाँ से इलाज लिया, कैसा लग रहा है? हाँ जी, यहाँ से इलाज लिया, मैं बहुत अच्छा इलाज लिया। अच्छा, और स्टाफ बहुत अच्छा है। अच्छा, डॉक्टर एमडी जो होती है हाँ, उनके थ्रू में इलाज लिया ओके, और मेरे घुटने बिल्कुल ठीक हो गए। अच्छा, इससे पहले आपने कहीं और इलाज लिया? मैंने काफी जगह इलाज कराया, लेकिन जब यहाँ आयुर्वेदिक में आया मैं, तो यहाँ जो है मैं बिल्कुल फिट हो गया। और जो है स्टाफ की मेहरबानी है, इसने बहुत ही अच्छा कॉपरेट किया मेरे साथ। अच्छा, और अच्छी दवाई। तो शिरो शिरोधारा पेशेंट है। ये पेशेंट भी मतलब महिलाएं थोड़ी सी ज्यादा स्ट्रेस ले लेती हैं, तो ऐसे भी पेशेंट के हमारे पास बहुत डाटाज इकट्ठे किए हैं कि जैसे शिरोधारा कराने से कितना उसको सिर्फ मेंटल हेल्थ नहीं, उसके जो हार्मोनल इम्बैलेंस वाली जो चीजें हैं वो भी काफी ठीक हुई हैं। ये जो हम अक्षि तर्पण कराते हैं, अभी हमारे पास इसके लिए इंस्ट्रूमेंट्स भी हैं। तो विजन के लिए मैंने कई पेशेंट को ट्राई किया कि क्या सच में ये इतना अच्छा काम करता है। तो ये सारे के सारे सीनियर सिटीजन की कैटेगरी के पेशेंट हैं, तो अगर हम इसको कराते हैं तो इसका विजन और पेशेंट को काफी जो हेडेक, मसल की टायर्डनेस है वो ठीक हो गई है। नेक्स्ट। तो बस ये जस्ट थोड़े दिन पहले ही रिकॉर्ड किया था मैंने, ऐसे ज्यादा क्योंकि पेशेंट को ज्यादा रिकॉर्ड नहीं कर पाते हैं। तो बस मेरा यही है कि अपनी पैथी है वो सबसे अच्छी है, और हमें सच में इसको जो आयुर्वेद को भारत की जो राष्ट्रीय चिकित्सा पद्धति है इसको हमें डिक्लेयर कराने के लिए एफर्ट्स डालने चाहिए। हमें हताश नहीं होना चाहिए कि हमें सिर्फ असिस्टेंट प्रोफेसर ही बनना है, प्राइवेट प्रैक्टिस भी करनी है तो भी उसी कॉन्फिडेंस के साथ करें और लोगों में ये बिल्कुल संदेश पहुंचाएं कि जो कुछ है सिर्फ आयुर्वेदा ही है और बाकी चीजें हमारे सामने कुछ भी नहीं है। बस मैं ज्यादा नहीं बोलूंगी। किसी को कोई क्यूरीज है पर्सनल एक्सपीरियंस में किसी डिजीज से रिलेटेड तो वो मैं शेयर करना चाहूंगी। हेतल मैम। जी जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। और मैं इमरजेंसी स्पीकर बनने के लिए भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। मैंने अभी माइक्रोफोन ऑन कर दिया है। एनी पार्टिसिपेंट कैन आस्क द क्वेश्चन। जो आज एक अच्छा हमारे पास मौका है कि हम जैसे पूर्व में भी आप अपने अपने उसकी पेशेंट्स की हिस्ट्री शेयर करके हम जैसे एक रास्ता निकालते थे, और इन शॉर्ट एंड ब्रीफ आपने बहुत अच्छा एक लुक दिया है कि भाई कहीं ना कहीं हम आयुर्वेदिक डायग्नोसिस बना के फिर उसमें अगर हम क्यूरेटिव एस्पेक्ट से या फिर रसायन वाला एस्पेक्ट भी सच में बहुत ही बढ़िया है, और उसके माध्यम से हम बहुत अच्छे तरीके से पेशेंट को ट्रीट कर सकते हैं और उस कंडीशन जो क्रॉनिक कंडीशन है, जीर्ण अवस्था है, वहाँ से भी उसको बाहर निकाल सकते हैं। अगर किसी को प्रश्न पूछना है। हाँ, कोई प्राइवेट प्रैक्टिशनर है या स्टूडेंट्स हैं वैसे कि कोई ऐसे डिजीज है वो क्योर कर रहे हैं या कोई और अच्छा एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हैं, या फिर ऐसा है कि आपने ऐसे पेशेंट में क्या क्या ट्राई किया है, तो वो हेल्दी डिस्कशन के लिए हम रेडी हैं। अच्छा, चैट बॉक्स में तो कोई क्वेश्चन नहीं आया है। अगर कोई और प्रश्न पूछना चाहे तो पूछ सकते हैं। चलो, जब तक एक बार आता है क्वेश्चन, मैं थोड़ी सी बात आपको, जैसे मैंने बहुत सारे। अच्छा, हेलो, हाँ नमस्कार मैम। मुझे ये पूछना था, अभी जो हमारे पास पीसीओएस के पेशेंट आते हैं और वो संतर्पणजन्य पीसीओएस या लीन पीसीओएस हो, तो उसमें फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट पंचकर्म में क्या करनी चाहिए? अग्नि पर तो हम दीपन पाचन तो करते हैं, लेकिन पेशेंट का प्रोटोकॉल हम वोमन विरेचन ही करते हैं, लेकिन संतर्पणजन्य और कभी कभार स्त्रोतरोध रहता है और पेशेंट को ऐसा लगता है कि
मानो कि कफ प्रकृति की भी है और संतर्पणजन्य भी है और में ओबेसिटी भी है और हार्मोनल इम्बैलेंस भी है। और पेशेंट का हम जब देखते हैं पीवी करके तो उसमें क्षयात्मक संप्राप्ति भी दिखती है। तो उस टाइम पे कंट्रोवर्सी जब होगी तो हम पीसीओडी में फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट पंचकर्म में क्या करनी चाहिए? देखो कई पेशेंट ऐसे आते हैं जिसमें हम पीवी नहीं कर सकते, जैसे कोई भी नली पेरेंट्स है, कोई अनमैरिड लड़की है, तो वहाँ पे तो कॉन्ट्राइंडिकेशन है कि हम उसकी पीवी नहीं करेंगे। तो ऐसे पेशेंट की जो बहुत सारे आपको सिम्टम दिखते हैं कि वो स्थूल है, बहुत सारे ऐसे पेशेंट स्थूल होते हैं क्योंकि उसका जो ग्रंथि रोग है वो जरूर कहीं ना कहीं उसको अफेक्ट करता ही है। तो उस पेशेंट को वमन विरेचन तो आपने कराना ही कराना है। तो ऐसे पेशेंट की जो चिकित्सा है वो उसकी जो क्या बोलते हैं प्रकृति और बाकी सिम्टम को देख के भी करनी है। और बहुत सारी ऐसी मैंने इसमें कई जैसे हम काचनार गुगुल का सेवन करते हैं, वो हमारे जो हार्मोनल को ग्रंथि रोग को वो ठीक करता है। कई पेशेंट थायराइड के भी मिलते हैं इसमें कि हम उसको थायराइड भी एसोसिएटेड मिलता है पीसीओडी के साथ, तो हम थायराइड की चिकित्सा भी शुरू करें और पीसीओडी के लिए भी शुरू करें। दशमूलारिष्ट भी अच्छा काम करता है इसके अंदर, भस्म भी काम करते हैं। और पेशेंट को आपने सही पूछा कि संतर्पण जन्य चिकित्सा, संतर्पण जन्य चिकित्सा उसको ऐसे देनी है कि पेशेंट को ना भोजन ऐसा देना है कि वो इजिली डाइजेस्टेड हो, बार बार हो। और औषधि भी ऐसी देनी है कि उसकी ओबेसिटी को और ना बढ़ाएं। उसको आप थोड़ा सा वॉक, व्यायाम, क्योंकि उसकी स्टेगनेंट लाइफ भी कई बार आजकल के बच्चे बैठे बैठे बहुत पढ़ते रहते हैं या महिलाएं भी सुबह से शाम तक काम करती हैं, तो उसको और एक उसका वो कहते हैं वो स्ट्रेस में जरूर मिलता है ऐसा पेशेंट, उसकी हिस्ट्री देते हैं ना, दिखते हैं। तो उसके साथ आपने एक ऐसी चिकित्सा जरूर डालनी है समन औषधि, जो उसके जब वो महिला है तो सारस्वतारिष्ट या कोई ब्रह्मी या शतावरी, तो इसके साथ वो करते हैं तो उसको मानसिक जो व्याधि है बैलेंस है वो भी ठीक रहता है। और काचनार गुगुल भी डालना है इसके साथ है, दशमूलारिष्ट भी देना है इसके साथ है। और बाकी क्या बोलते हैं कि बार बार उसको शोधन कराएंगे तो डेफिनेटली जो उसका हार्मोनल इम्बैलेंस हुआ है वो ठीक हो जाएगा। तो मुझे ऐसा ही लगता है। थैंक यू। चैट बॉक्स में कुछ प्रश्न आए हैं। हाँ जी मैम, आप उधर से देखेंगे डॉक्टर साहब? एक मिनट। डॉक्टर नीरज यादव पूछ रहे हैं कि मैम अभी मेरी ब्लड रिपोर्ट में सीरम एंटी टीपीओ एबी की वैल्यू ग्रेटर देन 1300 है और बाकी T3 T4 TSH लेवल नॉर्मल है। इसका मतलब ये है कि एंटी टीपीओ एंटीबॉडी थायराइड ग्लैंड को डिस्ट्रॉय कर रहा है। मैम इसका पंचकर्म में क्या ट्रीटमेंट है? एक मिनट, नीरज यादव का, एक मिनट। मेरी ब्लड रिपोर्ट में सीरम एंटी टॉप की वैल्यू 300 से ज्यादा है। तो ये मैं पूछना चाहूंगी डॉक्टर साहब, ये आपको ये पहली बार डायग्नोस हुआ है या पहले से कोई एलोपैथी ट्रीटमेंट इसके साथ ले रहे हैं आप? नीरज यादव जी, हेलो, आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? नीरज यादव जी, हाँ, उन्होंने लिखा बेटे उसके चैट बॉक्स में कि हाँ जी मैम पहली बार ही। ये पहली बार डायग्नोस हुआ है। तो आपका जो बीएमआर जो है, बॉडी वेट रेशो, जो ये बहुत इंपॉर्टेंट करता है। और आपका लाइफ स्टाइल कैसा है, क्योंकि थायराइड, अब ये नीरज यादव मेल है फीमेल है, ये भी बड़ा कंफ्यूजिंग। मैम मैं फीमेल हूँ और है ना मेरी लाइफस्टाइल नॉर्मल है, मतलब मैं सुबह 6 AM उठती हूँ और टाइम से सोती भी हूँ, खाना पीना भी सही है। एज कितनी है आपकी? मैम 23 years old। ओके ओके, हाँ, तो आप पढ़ तो रही हैं, स्ट्रेस तो है ही आपको, तो आपका हाँ, लाइफस्टाइल ठीक है। लेकिन ये एज है ना हमारी, क्या बोलते हैं कि हार्मोनल इम्बैलेंस की एज मानी जाती है, क्योंकि ना प्यूबर्टी पीरियड बहुत स्ट्रांग होता है इस टाइम पे। अगर आपका लाइफ जो है वो एक्टिव नहीं है, कहीं ना कहीं स्ट्रेस फैक्टर है, तो ये डेफिनेटली हमारा जो हार्मोन है वो इम्बैलेंस होता है। और खासकर TSH बहुत बढ़ जाता है इस रेंज में। तो आपको मैं ये कहूंगी एक बार आप इसमें शोधन कराएं, ऋतु के अनुसार पहले वमन कराएं, फिर उसके बाद एक हल्का सा विरेचन कराएं, फिर आप जो समन औषधि है हमारे ग्रंथि रोग चिकित्सा की, तो इसको बैलेंस करें। और इसके बाद भी अगर आप तनाव लेती हैं तो थोड़ी सी एक औषधि जरूर शुरू करें, और योगा मेडिटेशन ये जरूर करें। तो अगर मेरा पर्सनल नंबर भी आप ले सकती हैं पर्सनल कंसल्टेशन के लिए, तो फिर आप मुझसे बात कर सकती हैं। आपकी रिपोर्ट भी शेयर कर देना मेरे साथ। मैंने ऐसे बहुत सारे पेशेंट ट्रीट किए हैं जो बहुत ज्यादा, मतलब एल्ट्रोक्सिन थायरोक्सिन 200 mg तक खा रहे थे, 100 तक खा रहे थे, 150 125 तक खा रहे थे, और वो पेशेंट आज के टाइम पे कोई भी मेडिसिन नहीं खा रहे हैं।
आई थिंक 6 मैम मंथ। मुझे ना कभी-कभी गले में खराश होती थी, तो मुझे ऐसा लगता था शायद कुछ बाहर का खाया होगा। कभी-कभी ऐसा खा लेते हैं बाहर का, तो उस टाइम ऐसा होता था, तो फिर मैं गर्म पानी पीती थी तो उससे सही हो जाता था। ये मेरे को हो रहा था, लेकिन अभी मैंने ऐसे नॉर्मली रूटीनली ब्लड वो चेकअप करवाया था, तो ये निकला। हाँ, तो कोई बात नहीं, आप टेंशन मत लो। आयुर्वेद मेरे साथ पर्सनल नंबर से ये शेयर कर सकते हो, और कोई भी आपके पास और आयुर्वेदिक फिजिशियन है तो उनसे भी आप सलाह के अनुसार चिकित्सा ले सकते हो, ठीक है। और इसमें आयुर्वेदिक चिकित्सा जरूर शुरू करो, अपना शोधन जरूर कराओ, और आप तनाव बिल्कुल मत लें, क्योंकि बीमारी किसी को भी हो सकती है, पर उसका इलाज संभव जरूर है। जी, बहुत-बहुत धन्यवाद डॉक्टर ओके साहब। मैम, थैंक मैम गुड इवनिंग मैम। मैम प्रीमेच्योर ओवरियन फेलियर का कोरिलेशन हम आयुर्वेद में कैसे करें? प्री मेच्योर ओवरियन फेलियर जब रहता है और हार्मोनल इम्बैलेंस भी रहता है और आर्तोक्षय रहता है उसके कारण, तो उसका कोरिलेशन हम आयुर्वेद में कैसे करें? देखो कि आयुर्वेद वैसे तो हम कोरिलेशन सिर्फ समझने के लिए कर सकते हैं, लेकिन आयुर्वेद में जो चिकित्सा पद्धति है और जो चिकित्सा के जो शब्द हैं वो बिल्कुल डिफरेंट है। मतलब मैं तो ये कहती हूँ कि जैसे कि ना, कोरिलेशन सिर्फ पब्लिक को समझने के लिए हम करा सकते हैं कि प्रीमेच्योर है, और तो अगर हम उसको आयुर्वेदिक तरीके से ही जो शास्त्र में लिखा है उसी तरीके से उसका इलाज अडेप्ट करते हैं, तो मुझे लगता है क्लासिकल का जो एक एक बात है ना वो परम सत्य है। आप जैसे बीमारी लिखी है, कैसे पेशेंट में है, कैसी प्रकृति है उसकी, उसकी हिस्ट्री क्या है, और उसमें चिकित्सा सूत्र क्या लिखा है, अगर वो अप्लाई करते हैं ना तो 100% रिजल्ट मिलता है। अभी तो ये जो हमारे जो इन्वेस्टिगेशंस के डाटा है ना, कुछ साल से ज्यादा आने लगे हैं कि हमें पता चलने लगा, लेकिन हम उसके सिम्टम देख के बहुत पता चल जाता है कि हमें ना पेशेंट को ये चीज फील हो रही है, तो उसको अपने शास्त्र में कैसे मान रहे हैं ना। अगर क्योंकि मैं शास्त्रगत चिकित्सा पे बहुत ज्यादा बिलीव करती हूँ कि, तो आप उसको आयुर्वेद जो शास्त्र, उसके सिम्टम आप देख लो, उसकी बातें सुन लो, पर एक बार उस बीमारी को जो शास्त्र में लिखा है ना उससे कम आप देख लो, तुलनात्मक अध्ययन, फिर उसके हिसाब से कौन से लक्षण पे क्या चिकित्सा अप्लाई की है ना, अगर आप वो करोगे तो डेफिनेटली उसका रिजल्ट मिलेगा। बिल्कुल डॉक्टर साहब सही कह रहे हो, और बहुत-बहुत धन्यवाद कि इसमें एक्चुअली थोड़ा-सा मैं यस मैम, आप बताइए। दूसरे हाँ जी। शब्दों में कह देती हूँ, हाँ जी मैम। क्योंकि पता है कि मैं सारी चीज़ जानती हूँ ना, तो मैं आपके शब्द जल्दी कैच कर लेती हूँ कि हाँ यस, जी यस, मैम। यस, है और ना? आप विषय मैम, आपका विषय है जो उसके उसमें भी आप पूरे पारंगत हैं और अनुभव भी है मैम आपको। डॉक्टर भोपाल जी, हाँ जी। जैसे जिसने पूछा था ये भोपाल जी थे शायद, है ना? तो मैं ये हाँ कहना मैम। चाहूँगी कि इसमें क्या पता है, जो डॉक्टर साहब बोल रहे हैं ना उसका मतलब क्या है कि जैसे प्रीमेच्योर ओवेरियन फेल्योर है, ठीक है, उसको साइड में रख दो, मगर आज उसमें लक्षण क्या आ रहे हैं, है ना? किस हिसाब से उसकी शुद्ध आर्तव है कि नहीं, आर्तव 3-3 महीने में आ रहा है, आर्तोक्षय और है एक मैम, अकॉर्डिंग टू, आर्तोक्षय है। हाँ, आर्तव है। तो मैं एक बहुत अच्छा केस बताती हूँ अभी। मेरी एक पेशेंट है, और जयपुर में एक्चुअली क्या पता है, राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान इतना बड़ा संस्थान होने के बावजूद भी लंबे समय तक इनफर्टिलिटी का पेशेंट जैसे जामनगर से टिकता था, वैसे लंबा नहीं टिकती, है ना? तो पता है, मैंने हाँ। ऑलरेडी 14 साल से मैं यहाँ हूँ, इतनी मेहनत की है, और पेशेंट लंबे समय तक ले, क्योंकि कई बार 2-3 महीने में, 6 महीने में ऐसा नहीं कर पाते, है ना? मगर जामनगर हाँ। में बहुत अच्छा माहौल था। तो अभी यहाँ भी ऐसे पेशेंट्स रहने लग गए, और एक पेशेंट को प्रीमेच्योर ओवेरियन फेल्योर 3 साल से, उसको मेंसेस 3-3, 5-5 महीने में आ रही है, नहीं भी आ रही है, एफएसएच, एलएच 110, 118, 90, 80 ऐसे अलग-अलग रिपोर्ट में, है ना? इस तरीके से हम्म। जा रहा है, और हॉट फ्लशीज और, है ना, मानसिक तो परेशानी है ही है। मगर आप देखिए कि जो मैडम कह रहे हैं ना, वही चीज हमने रसायन चिकित्सा शुरू की, उसको योग बस्ती शुरू की, किससे शुरू की? प्रजास्थापन द्रव्य से, है ना? और जो हमें रस धातु का, क्योंकि आर्तव उपधातु है रस की, तो रस धातु को शुद्ध करने के लिए उसमें द्रव्य डाले, जैसे उसमें गुरुची, आमलकी, हरितकी, है ना, कुटकी, ऐसे हेलो। साथ में प्रजास्थापन भी है ना? इन सभी का हमने आस्थापन में उपयोग करके अनुवासन हमने दी धन्वंतर तेल और बला तेल से, कभी धन्वंतर तेल और दशमूल तेल से। और आप देखिए कि लास्ट 3 मेंस्ट्रुअल साइकिल 6 महीने के बाद बिल्कुल अपने आप आई है, विदाउट एनी हॉर्मोन्स, वो अपने आप, और मंथ पे ही आई है ना? मंथ ओके। कहेंगे, जैसे हम कहते हैं मासात निष्पिक्षल दाहटी पंचरात्रानुबंधी च,
मैम इस पेशेंट में हम उत्तर बस्ती कर सकते हैं क्योंकि उसका मेंसेस तो नहीं आते। उत्तर बस्ती में मैं ये चाहती हूँ कि भाई पहले पता है वमन विरेचन, शरीर में स्निग्धता, वहाँ की जैसे एट्रोपिक तो नहीं हो गया, किस तरीके से है, तो पहले सर्वांग स्वेदन सहित दूसरी चीज करनी चाहिए, या फिर जो चरक शारीस्थान 8 में कहा है ना कि सबसे पहले पंचकर्मा यानी वमन विरेचन यानी वमन, है ना, उसके प्रदान और पूर्व कर्म, प्रदान कर्म, पश्चात कर्म, तन सर्जन, फिर विरेचन, वो तीनों, है ना, फिर बस्ती, और बस्ती में फिर आप उत्तर बस्ती पे जाइए, क्योंकि पता है उत्तर बस्ती पॉपुलर हो रही है, मैं मानती हूँ उत्तर बस्ती पेशेंट आके कहती है ना, मेरे पास हाँ तो ऐसे भी पेशेंट आजकल आने लग गए, 2-3 आर्टिकल की कॉपी लेके आती है, पीयर रिव्यूड आर्टिकल की, उसमें एक मेरा भी होता है, तो मैंने कहा बेटा हाँ तो दवाई तो पता ही है, फिर घर पे ही खा लेती, आर्टिकल में तो सारा लिखते ही है हम कुछ, है ना, तो कहते नहीं मैडम आप फिर से लिखो, है ना, तो इसलिए हाँ उत्तर बस्ती पे सीधा जाना, चाहे वो ट्रिपल ब्लॉकेज के लिए हो, है ना, चाहे यहाँ प्रीमेच्योर ओवेरियन फेल्योर के लिए हो, है ना, वो इतना मुझे मैम ठीक नहीं लगता, क्योंकि मैंने बहुत उस सारे पेशेंट का मैंने वमन विरेचन योग निरोह और अनुवासन भी किया है मैम, लेकिन अभी तक उसको सिर्फ व्हाइट डिस्चार्ज अभी चालू हुआ है। अभी 5 मंथ हुए उसकी ट्रीटमेंट, लेकिन अभी व्हाइट डिस्चार्ज सिर्फ चालू हुआ है, लेकिन कोई भी सिम्टम्स आर्तो के नहीं है उसको। दूसरा ये भी है और मेरे पास, और साइन भी आप उसमें ऐड कर लें। कुछ पेशेंट ऐसे भी है बहिर्पुष्प के लिए इतनी कोशिश मत करिए, है ना, जैसे मेरे पास ओके बहुत सारे पेशेंट है, और है ना, मैं हमेशा पेशेंट की काउंसलिंग करते समय इसको कहती थी, मैंने कहा बेटा तू जितना मेरा दिमाग खा रही है ना, इतना नए पेशेंट को तेरे पीछे लगाऊंगी, उसका दिमाग वो तेरा दिमाग खाएंगे, है ना, क्योंकि लोगों को ऐसा लगता है कि पहले मैसेज आना चाहिए, फिर कुछ ओवुलेशन इंड्यूसिंग ड्रग चलना चाहिए, फिर ऐसे है ना सिस्टमेटिक ढंग से, फिर ऐसा नहीं है। मेरे पास कुछ पेशेंट ऐसे हैं कि जहां हमने बहिर्पुष्प के लिए कोशिश नहीं की, अगर आपको पता ही है ना कि जैसे लैक्टेशनल पीरियड में एमेनोरिया चलता है, मगर अगर ओवुलेशन हो गया तो सेकंड बेबी कंफर्म हो जाता है, तो मैं पेशेंट को यही उदाहरण देती हूँ, और पेशेंट बड़ी उत्साह से हाँ 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 ऐसे, इसको काकी को हुआ था, इसको हुआ था, ऐसे बोलती भी है ना, तो इसलिए बहिर्पुष्प अगर शरीर को ठीक लगता है तो वो निकालता है, मगर अंतर पुष्प के लिए अप्रोप्रिएट कंडीशन हो गई तो भी ये बहुत ज्यादा लाभदायी रहता है ना, तो इस हिसाब से मुझे लगता है कि सोचना चाहिए। और दूसरा कि ऐसे कंडीशंस में मैं कुछ पेशेंट्स में, इस पेशेंट में तो नहीं, मगर मैं वीक में 3 बार मात्रा बस्ती पे डाल देती हूँ, सर्वांग क्रियनफेदन और मात्रा बस्ती, चाहे वो 30 ml करो, 40 ml करो, जरूरत के अनुसार, है ना, जैसे हम प्रत्येक पेशेंट में देखते हैं पुरुषम पुरुषम वीक्ष्य, है ना, तो उस तरीके से भी आप मात्रा बस्ती पे भी जा सकते हैं, क्योंकि नहीं वाता द्रते योनि, है ना, कि भाई वायु के साथ तो योनि दूषित होती ही नहीं है ना, तो ओम शांति रखनी पड़ेगी। और डॉक्टर साहब ने जो भी कहा ना, तो मैं आप सबको रिकमेंड करना चाहूंगी कि आयुष मिनिस्ट्री ने एक कॉमन योगा प्रोटोकॉल, है ना, और मुरारजी देसाई जो नेचुरोपैथी सेंटर वाले यूट्यूब पे वीडियो मिलते हैं, है ना, 45 मिनट्स या 50 मिनट्स का है, इसमें सीटिंग पोजीशन, स्टैंडिंग पोजीशन, सुपाइन पोजीशन, प्रोन पोजीशन, सारी पोजीशन की सीरीज दे रखी है, तो मैं वीडियो वो पेशेंट्स को बताने शुरू किए कि देखो मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ने ये बताया है, सारा ना कर सको कोई बात नहीं, एक सीरीज एक दिन कर लो, दूसरे दिन दूसरी कर लो, तो 10-10 15-15 मिनट तो अपने शरीर के लिए निकाले जा सकते हैं। तो इसका एचपीओ एक्सिस को चाहे वो सूक्ष्म व्यायाम ही क्यों ना हो, इसके बहुत अच्छे इफेक्ट्स है, तो आप इस तरीके से, है ना, और उसका पूरा माइंड मेकअप चेंज हो जाएगा उससे, है ना, तो इस तरीके से कॉमन योग प्रोटोकॉल फ्रॉम आयुष मिनिस्ट्री, है ना, उसका हम रिकमेंडेशन दे सकते हैं, चाहे वो मानसिक रूप से संबल देने के लिए हो, या एचपीओ एक्सिस को ओके करने के लिए हो, या कहीं ना कहीं बीज की क्वालिटी बढ़ाने के लिए हो, सारी जगह में, प्रेग्नेंट है तो फिर वो थोड़ा सा कम ज्यादा करना पड़ेगा, प्रेगनेंसी में नहीं, मगर उसके सिवाय में चाहे पूर्व रजो निवृत्ति हो, है ना, सब में उस तरीके से किया जा सकता है। एक और किसी ने हाथ हैंड रेस किया था, वो अपना क्वेश्चन डॉक्टर साहब पूछ सकते हैं, अभी मैं एक बार देख रही थी, इसमें दिख नहीं रहा मुझे, एक तो गुड इवनिंग डॉक्टर साहब। हाँ संजीव जी, हाँ बताइए जी। सॉरी, मैं ऑफ द रिकॉर्ड एक रिक्वेस्ट करना चाह रहा हूँ।
क्योंकि इस टाइम ग्रुप में बहुत सारे धुरंधर हमारे आयुर्वेद के हैं। और आज की तारीख में मैम कैंसर एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम इंडिया में है। और जैसे डायबिटीज था तो आई थिंक इंडिया इज गोइंग टू बी द कैंसर कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड, जो हमारा खान पान है, रहन सहन है। तो मैं वही रिक्वेस्ट कर रहा हूँ अपने आयुर्वेद जितने भी हमारे प्रैक्टिशनर्स हैं कि कैंसर पे कोई ना कोई ऐसी रिसर्च करें या ऐसे एक्सपेरिमेंट्स या करें या कुछ ऐसे वो निकालें कि लोग बेचारे अपना घर बेच के सब कुछ बेच के भी एंड उनका कुछ नहीं बचता, और ना वो ठीक होते हैं ना कुछ होता है। हाँ जी, महिलाओं में भी ब्रेस्ट कैंसर और यूट्राइन जो फाइब्राइड है कैंसर, वो बहुत मतलब स्पीड से बढ़ रहा है। इंडिया एक तो डाइट हमारी ऐसी है मैम, पेस्टिसाइड्स हैं हर चीज में, तो कैंसर तो हर घर में ही है। अडल्ट्रेशन बहुत चीज में आ गई है। तो ये अगर हम जब लाइफस्टाइल को सही चेंज करेंगे, हमारा खान पान, आहार एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है इसके अंदर। अगर हम लोगों को ऋतु अनुसार, समय काल के अनुसार और ये आहार पे ध्यान देंगे, तो हमारे जैसे मोटे अनाज का सेवन अभी मिनिस्ट्री ने भी लॉन्च किया है, और बाकी चीजों को अवेयरनेस फैलाएंगे ना, तो वो प्रिवेंटिव मेजर इस पे बहुत अच्छा काम करेगा। और आयुर्वेद से ही लोगों को हम अवेयर कर सकते हैं कि बहुत सारे कैंप लगाएं, महिलाओं का एक एग्जामिनेशन भी कराएं, 40 के बाद भी उनकी स्पेशल कोई टेस्टिंग कराएं, तो इससे हम काफी अच्छी पकड़ पा सकते हैं, क्योंकि इसमें प्रिवेंटिव मेजर बहुत अच्छा रोल प्ले कर सकता है डिजीज को फैलने क्योंकि के। भोजन में टनों के टन पेस्टिसाइड्स डाल रहे हैं मैम लोग, तो उसमें कहाँ तक हम बच पाएंगे। तो और लाइफस्टाइल तो हमारा है ही, क्योंकि आज लाइफस्टाइल तो खत्म ही है। ये महिलाएं भी सब 9 से 5, 9 से 10 वर्किंग करने वाली हैं घर पे आके भी, तो ये इस वजह से भी हमारा ब्रेस्ट कैंसर और जो यूट्राइन जो वो फाइब्राइड है कैंसर है, ये बहुत ज्यादा आजकल तो 40 क्रॉस करते ही हर महिला को खतरा मिलता है कि उसको एक बार टेस्टिंग जरूर करानी चाहिए। वैक्सीनेशन अभी गवर्नमेंट ने शेड्यूल में डाला है, तो उसके लिए भी प्रिवेंटिव मेजर हो सकता है ये। चलो, थैंक यू मैम। हाँ जी, बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। जो डॉक्टर उज्ज्वला मैं बता रही थी, मोरारजी देसाई अपने पूर्व प्रधानमंत्री रहे, उन्हीं के नाम से नेचुरोपैथी इंस्टीट्यूट ऑफ योगा, मैं गलती नहीं कर रही हूँ तो ऐसा ही कुछ नाम है। हाँ, और वो मेरा नंबर आयुष मैंने लिखा है जी। तो यूट्यूब मिनिस्ट्री पे आयुष की साइट पे आता है हाँ, डेली। उनकी फेसबुक पे उनका पेज है। जी 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 जी। और हाँ जी यूट्यूब मैम। पे वीडियो भी मिल जाएगा, कॉमन हाँ योगा जी। प्रोटोकॉल करके, और आप एक मैसेज डालेंगे तो मैं भी आपको उसकी लिंक डाल देती हूँ, है ना। और आप ढूंढ भी सकते हैं, बहुत सारे लोगों ने कॉमन योगा प्रोटोकॉल फ्रॉम मिनिस्ट्री ऑफ आयुष करके अपने अपने भी बना के डाले हैं। मगर मैं समझती हूँ कि ये गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट है, तो उसका हमें बहुत अच्छी तरीके से उसके कौन करे ना करे, ये ध्यान रखे, सावधानी रखे, ऐसा बहुत अच्छी तरह से समझाया है। क्योंकि हम बहुत सारी बातें ओपीडी में पेशेंट्स को नहीं बता पाते, बल्कि मैं तो आजकल क्या कर रही हूँ, इसी प्रोटोकॉल का उपयोग दवाइयाँ कम करवाने के लिए कर रही हूँ, है ना। यस मैम। सपोज के कोई औषध जो भी आपको योग्य लगी आपने दी, कि भाई मेंसेस 90 दिन में आता था, 80 से 90 दिन में, मगर अब धीरे धीरे दवाइयाँ, जैसे हमने कोई भी 3 चला रखी है, तो नेक्स्ट 3-4 महीने के बाद वो 2 ही देती हूँ कि योगा प्रोटोकॉल कर ले, फिर एक और कम कर दी, फिर एक और कम कर दी, है ना। तो कहीं ना कहीं बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिल रहे हैं दवाइयाँ कम करवाने के लिए, क्योंकि मैं समझती हूँ कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि कुछ भी खाओ, कुछ भी करो, और फिर दवाई ले लो, आयुर्वेद की ले लो, है ना। तो कहीं ना कहीं हमें इस तरीके से सोचना चाहिए कि भाई एक बार जीवन अपने आप ठीक तरीके से चले बिना कोई दवाई लिए। और मैं जब पेशेंट को ये आइडिया देती हूँ तो उनको बहुत अच्छा लगता है। आप भी अपने पेशेंट्स को कह के देखिए कि क्या सभी दवाई छोड़ना चाहते हैं, तो पता है उनको आश्चर्य होता है कि अच्छा ऐसा भी हो सकता है। अच्छा भाई तू हाँ बोलना, पहले करते हैं, फिर कोशिश तो करनी पड़ेगी, तुम्हें भी कुछ मदद करनी पड़ेगी, कुछ हम करेंगे। तो सच में पेशेंट बहुत खुश होता है, खुश होती है कि भाई हाँ, मैं सारी दवाइयाँ बंद करना चाहती हूँ, और मैं क्या खाऊँ पीऊँ और किस तरीके से अपना योग प्राणायाम करूँ। और आपको आश्चर्य होगा कि मेरे पास एक पेशेंट आई थी यहाँ अपने जयपुर में, रामावतार शास्त्री गुरुजी हेड ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ रसशास्त्र रहे, और वो गुरुजी के माध्यम से उनसे मिलना हुआ था। तो ऐसे ही घर की बिटिया थी वो, और पीसीओडी में काफ़ी परेशान थी, और अभी लास्ट लगभग 6 या 6.5 साल, 7 साल से वो सिर्फ योग प्राणायाम करती है, जैसे धनुरासन, सर्वांगासन, पश्चिमोत्तानासन, है ना, जहाँ मिड बॉडी बैंड होता है या स्ट्रेच होता है। और आप देखिए कि वो बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल 100% ठीक है, नहीं उसको
दशमुलारी लेना नहीं, कुमारी आसव लेना नहीं, ये लेना कुछ नहीं लेना, नहीं रजत प्रवृत्ति नहीं वट्टी कुछ नहीं, है ना। और पता है अभी 2-1 साल पहले मिली थी, इतना लाड करके वो बोल रही है बिटिया, कहते मैडम मैं है ना आंटी मैं है ना महीने में 2 पिज़्ज़ा भी खा लेती यानी उसको समझ में आ गया कि मैं इतना करूं और 2 बार सूर्य नमस्कार ज्यादा करूं। थोड़ा तो प्रज्ञापरा चल जाएगा। हाँ, थोड़ा सा चलेगा ऐसे, है ना। तो मुझे अच्छा लगा कि देखो उसको शरीर मैनेज करना आ गया हाँ जी। कि 2 पिज़्ज़ा भी खा सकती है और 2 सूर्य नमस्कार ज्यादा कर लेती है ना, कि भाई वो बर्न आउट हो जाए फिर ऐसे। मैं हरियाणा गवर्नमेंट ने ना योग आयोग बनाया है और जितने भी हमारी वेलनेस सेंटर हैं, जीएडी हैं, हमारे हर किसी में है ना योग सहायक लगाए हैं। तो जितने भी ओपीडी में हमारे पेशेंट आते हैं ना, हर किसी की पेशेंट की काउंसलिंग हमारे योग सहायक से हो जाती है और जो भी उसको उचित योग लगता है तो वो ये एक बहुत अच्छी पहल हमारी सरकार ने की है। और मैं आप भी अपने यहाँ थोड़ा इसको डालिएगा कि हर ओपीडी में एक योग सहायक को भी लगा दें। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। मैं तो एक बार अभी सर से बात कर रही थी, मैंने कहा सर ऐसा नहीं हो सकता कि देखो दुनिया में चिकित्सा 2 प्रकार की है, संशमन और संशोधन। तो 14 डिपार्टमेंट में 14 पंचकर्म वैद्य लगाए जाए, बिल्कुल। है ना, और जैसे 3 साल का टेन्योर रहे उसका। और भाई उनको कहना यही है कि भाई इस डिपार्टमेंट के साथ सहृदयता से कोलैबोरेशन करके आपने संशोधन चिकित्सा मैनेज करनी है ना। क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि एज अ गायनी पता है कभी ना कभी ऐसे लगता है कि यार कोई साइड में खड़ा हो तो अच्छा रहे साथ साथ और में। मैम आयुर्वेद में तो पेशेंट आता ही क्रोनिक है, वो फ्रेश पेशेंट तो आता ही नहीं हमारे पास, वो तो घूमता रहता है, जब थक जाता है, पैसा भी खत्म कर लेता है, हताश हो जाता है, तब बोलता है कि चलो आयुर्वेद में चलते हैं। जी जी तो ऐसे में तो शोधन बनता ही बनता है किसी भी जी। पेशेंट के लिए। मुझे लगता है कि वो बहुत अच्छा रहेगा कि भाई हम पंचकर्म वैद्य की प्रत्येक डिपार्टमेंट में एक पोस्ट बनाए जिससे मानवता का ज्यादा कल्याण है। और टेन्योर 3 साल का रखो, है ना, पहली बार के भाई, और फिर सरकार को अच्छा लगता है तो फिर परमानेंट भी निकाला जा सकता है पोस्ट को, और है ना, बल्कि शुरुआत में ऐसा करे तो मुझे लगता है कि डेफिनेटली बहुत अच्छे रिजल्ट आएंगे उसके। तो बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। मुझे थैंक अच्छा यू। एक मैसेज है, उज्ज्वला जी पूछना चाहती है। हाँ जी डॉक्टर उज्ज्वला पूछ लीजिए आप। नमस्ते मैम। मैम मुझे आज थोड़ा लेट हुआ सेशन ज्वाइन करने में, तो मुझे पूछना था एक, तो मुझे टॉपिक तो नहीं पता क्या मैडम ने बोला। तो मेरी एक पेशेंट है पीसीओडी की और 26 इयर्स की फीमेल है। तो पहले तो उसका मेनार केसेस जैसे कि रजत प्रवृत्ति स्टार्ट हुई तब से उसको कभी पीरियड्स ही नहीं आए। फिर मेरे पास आने के बाद अभी 6-7 महीने से उसके रेगुलर पीरियड आने लगे हैं। पर जैसे ही वो कुछ अपत्य करती है तो वो पीरियड्स फिर से इरेगुलर होता है। तो मुझे वही कि अभी कितने दिन तक मुझे मेडिसिन देना भी पसंद नहीं है। तो अभी उसको मात्रा बस्ती शुरू करूँ मैम, क्योंकि पीसीओडी का साइज़ भी उसका कम हो गया है। जो पहले बहुत सिस्ट थे ना उसकी साइज़ भी कम हो गई है पहले से। तो हाँ, अभी मात्रा बस्ती करे मैम या शोधन कुछ करे? मैंने उसको विरेचन भी बोला था लेकिन उसने नहीं किया। हाँ, विरेचन जैसे इसमें आप करा सकते हैं उसको, मात्रा बस्ती भी। और बाकी जो लाइन ऑफ ट्रीटमेंट है ना वो मैं कहूंगी कि हेतल मैम ज्यादा शेयर करें, वो इस विषय में पूरा अपना इनको ज्यादा अनुभव है क्योंकि वो स्त्री प्रसूति को ज्यादा वो ट्रीट करते हैं। शोधन से रिगार्डिंग तो मैं जरूर कहूंगी, अगर आप उसको शोधन, तो मैं कहती हूँ कि सद्य शोधन तो हर पेशेंट को कराई देना चाहिए बिल्कुल कि सही आप बात है। कि जो भी पेशेंट आपके ओपीडी में आता है ना उसे कोई भी रेचक औषधि दे दो, कोई भी वैसी सीजन के हिसाब से वो दे दो। एक बार उसको, चाहे कफ का शोधन है चाहे पित्त का है, तो एक बार उसको शोधन तो आपको सद्य शोधन करा ही देना चाहिए। और आजकल जो हमारी इमरजेंसी ट्रीटमेंट आती है ना उसमें सद्य शोधन पे बहुत ज्यादा काम चल रहा है, तो इसका बहुत रोल प्ले होता है। फिर हमें अगर वो कहते हैं कि जैसे कोई भी चीज है वो क्लीन हो गई है, फिर हम समन औषधि डालते हैं तो उसका रिजल्ट बहुत अच्छा आता है। बाकी फिर मैं कहूँ, रिक्वेस्ट करती हूँ हेतल मैम इस पे शेयर करें अपने विचार। ये बात तो आपने बिल्कुल सही कही कि जितना भी उसमें लगता है ना, और एक चीज और भी, जो चरक संहिता चिकित्सा स्थान में चिकित्सा रसायन चिकित्सा के अध्याय में चिकित्सा रसायन चिकित्सा बताने से पहले एक श्लोक है, हरितक्या नाम चूर्णादि सेंधवाम्लके ग्रम, है ना, वचा विडंगम पिपली। उसमें से जो आपको योग्य लगे, तो मैंने उसमें से पता है हरितकी हमारी एनआई ओपीडी में फ्री मिलती है, हरितकी हाँ, घी हर गुड़। एक की बहुत अच्छा रिजल्ट है उसका। हरितकी घी गुड़ यानी जो भावप्रकाश निघंटु का एक श्लोक है, लवणेन कफम हंति पितम हंति स शर्करा घृतेन वातजान रोगान सर्व रोगान गुणान्विता, ऐसे करके हैं। तो मुझे बहुत प्रिय है ये श्लोक, है ना।
तो मैंने सोचा कि इसमें से गुड़ उठाओ, इसमें से घी उठाओ, और वहाँ भी हरी तक है, इधर भी है, चलो दे दो। तो आपका जो औषध जिस मात्रा में रिजल्ट नहीं दे रहा है, वो उसी मात्रा में रिजल्ट देगा। चद्दर शोधन करा दें उसको, बिल्कुल। मैंने 26 साल में ये देखा कि हरी तकी घी गुड़ इज ए वेरी गुड आंसर फॉर सो मेनी कंडीशन, है ना। और आपको पित्तज प्रकृति लगती है तो आमला की घी गुड़ कर दीजिए, है ना, क्योंकि आपको शीत देना है, हरी तकी थोड़ी उष्ण है ना। तो ये बहुत अच्छा रहेगा। और डॉक्टर उज्ज्वला, इसके लिए है ना, मैंने अभी ऐसा करना शुरू किया आर्तोक्षय के पेशेंट, यथोचित काले अदर्शनम, अल्पता, योनि वेदना, है ना। हम जानते हैं ये 3 लक्षण होते हैं कि समय पे नहीं आना, समय पे आना या नहीं आना, और अल्प आना, और तीसरा है योनि वेदना, है ना। इस तरीके से आर्तोक्षय के लक्षण है। तो उसमें मैंने क्या किया, संहिता शारीर स्थान 2 अध्याय में जहाँ लिखा है ना आर्तोक्षय के पथ्य, जिसमें सिरका है, कुलत्थ है, काले तिल है, दही है और मत्स्य है, और है ना, इस तरीके से ये सारी आहारीय पथ्य लिखे हैं वहाँ। तो उनमें से मैंने क्या किया कि 7 दिन में 2 दिन कुलत्थ की दाल, 2 दिन दही, 2 दिन उड़द, 2 दिन, है ना। एक मुस्लिम पेशेंट थी, मैंने कहा बेटा खा लेते हो मत्स्य, कहते हैं हाँ मैडम। तो मैंने कहा बेटा बना लेना, फिर कितना खा सकते हैं, कहते हैं मैडम 100 ग्राम 150 ग्राम के बीच में खा लेंगे। और आप देखिए कि पेशेंट को हम परेशान भी नहीं करते कि बेटा यही खाना है ना, और उसको वेरिएशन भी रहेगा और दवाई भी नहीं लेनी पड़ेगी। और बस ये है कि बाजार का तैयार दही नहीं लेना है, घर लाके, और 0 फैट का नहीं होना चाहिए, है ना, मीडियम सा फैट हो, यानी ब्लू रंग का जैसे आता है वो, है ना, हाईएस्ट फैट भी ना ले, 0 फैट भी ना ले। वो दही लेके फिर उसका दही का या उड़द की दाल या कुलत्थ, है ना, कुलथी जिसको बोलेंगे वो दाल, है ना, और या फिर कृष्ण तिल, है ना, 500 ग्राम तिल मंगवा के उसको साफ करके धुलवा के उसको सुखा देते हैं, फिर हल्का सा भून लीजिए। भूनने के बाद उसको लगभग 3 चम्मच जितना, छोटी चम्मच है तो 4 चम्मच जितना उसको क्या कहेंगे, कल्क बनाना है ना, या फिर मुंह से चबा के ऊपर कोसा कोसा निवाया लुकवार्म पानी वाटर लेके उसको निगल लीजिए। या फिर कोई पेशेंट तो थोड़ा गुड़ के साथ तिल पिस्टी बना सकते हैं उससे, गुड़ के। हाँ, थोड़ा सा गुड़ के साथ खा लेती है, कोई ऐसे धागा मिश्री या इसके साथ खा लेती है। और ऊपर गर्म पानी पीना है, क्योंकि हम समझते हैं, आप सभी जानते ही हैं कि तिल में तेल है, तो गले में वो थोड़ा सा खराश न कर दे, अनुपान के लिए। नहीं, बहुत अच्छे रिजल्ट है ना, काम का काम हो गया, और बहुत अच्छा है, बढ़िया सा पथ्य हो जाता है। और लोलिंबराज जी तो कह ही रहे हैं, पथ्य सती गदा तस्यम किमौसंति सेवने ही, पथ्य असति गदा तस्यम किमौसंति सेवने। तो कहीं ना कहीं पथ्य पालन के माध्यम से हम पेशेंट के रोग के लिए उसका हम नष्ट कर सकते हैं और अच्छा एनवायरनमेंट क्रिएट कर सकते हैं। एक चैट बॉक्स में डॉक्टर प्रियंका वर्मा ने एक मैसेज दिया है कि मैम पेशेंट 32 इयर्स की है, थंब में रेस्टिंग ट्रेमर आ रहे हैं, फरवरी में स्टार्ट हुए हैं, बीच में 3 महीने बंद हुए थे, अभी वापस स्टार्ट हुए हैं। उनकी फैमिली में बड़े भैया को पार्किंसन अर्ली स्टेज 18 में स्टार्ट हुआ था, और तो अभी पेशेंट को ट्रेमर आगे न बढ़े, प्रिवेंशन क्या, प्रिवेंशन क्या और ट्रीटमेंट क्या करें? अगर वो देखो, पेशेंट 32 इयर्स की है, फीमेल है, फैमिली हिस्ट्री उसकी बता रही है कि उसको ट्रीमर्स आते हैं, तो ऐसा तो नहीं है कि बहुत ज्यादा उसका ये रहेगा कि फैमिली हिस्ट्री में है तो पेशेंट को भी आना शुरू हुआ। तो बट ये कहीं ना कहीं उसको साइकोलॉजिकल या बहुत सारी बातें जो स्ट्रेस के कारण हो सकती है, दूसरों को देख के भी। एक बार उसके 2-3 इन्वेस्टिगेशन जो कहते हैं कि आप उसका यूरिक एसिड, ESR, आर्यन चेक कराएं। हेलो, हाँ जी मैम। हेलो, हाँ जी मैम पेशेंट मेल पेशेंट है 32 ईयर का। ओके, सॉरी। तो मेल पेशेंट है और फैमिली हिस्ट्री है उसकी। तो पेशेंट का जो मैंने कई पेशेंट के टो पे और ऐसे थंब वाले जो ट्रीमर टाइप शुरू होता है, वो उसमें एक यूरिक एसिड काफी देखा है मैंने, ESR, RA फैक्टर, यूरिक एसिड ये बढ़ा हुआ मिलता है, ठीक है। और पेशेंट की अगर कोई हाइपरटेंसिव हिस्ट्री है या कोई वो मेडिसिन हमें कई बार नहीं बताता है स्ट्रेस से रिलेटेड, उसकी डोज आप जरूर देखिए,
है। कई बार मैंने ऐसे पेशेंट को देखा है कि वो ना एलोपैथिक कई सेडेटिव मेडिसिन ले रहा होता है और उसकी डोज बहुत ज्यादा होती है ऐसे, और वो डॉक्टर साइकेट्रिक से बार बार नहीं मिल रहा है, तो डोज ओवर होने से भी हमें क्या बोलते हैं ट्रीमर्स आ जाते हैं। तो ये एक बार इसकी हिस्ट्री में आप जरूर देखें। फिर उसके बाद आपको औषधियां है नाश करने वाली, नाड़ी संस्थान को समृद्ध करने वाली, जैसे अश्वगंधारिष्ट, अगर उसको हाइपरटेंशन है तो वो दे सकते हैं। उसका स्नेल स्वेदन भी करा सकते हैं लोकल पोटली से, क्योंकि उसका लोकल सिस्टम इम्प्रूव होगा तो ब्लड सप्लाई अच्छी होगी वहां पे, तो उसको काफी चीजें मिलेंगी। और उसको कोई भी आप पे जो भी इजिली अवेलेबल आपका गूगल है तो वो दे सकते हैं उसको। मैम पेशेंट, हेलो, हाँ जी प्रियंका जी। मैम जो पेशेंट है उनका रिसर्च से रिलेटेड जॉब है, तो कभी कभी नींद पूरी नहीं होती है, तो मतलब जब स्टार्टिंग में हुआ था तो कुछ एंजाइटी की वजह से हुआ था, फिर सेकंड टाइम जब हुआ तो नींद पूरा नहीं हुआ था, तो उस वजह से उनको स्टार्ट हुआ। लेकिन जब फर्स्ट टाइम हुआ था तो एक वीक में ट्रेमर चले गए थे, लेकिन अभी जब सेकंड टाइम हुआ है तो 20 डेज हो गए हैं, अभी तक ट्रेमर प्रेजेंट है। तो मैम क्या ये पार्किंसन मतलब हो सकता है क्या, मतलब अर्ली स्टेज? ये मैं आपको एक रिक्वेस्ट किया ना कि आप मुझे बताया नहीं था कि उसकी स्ट्रेस वाली मेडिसिन लेते हैं, तो कहीं ना कहीं फैक्टर है, वो स्ट्रेस वाली मेडिसिन लेते हैं साइकेट्रिक से, तो आप प्लीज एक बार उसका प्रिस्क्रिप्शन मंगा के तो उसकी डोज चेक करना कि वो कितने दिनों से कितने खा रहे हो, लास्ट टाइम उसने ना विजिट कब किया था अपने साइकेट्रिक को, ठीक है? तो हम मैम पेशेंट स्ट्रेस की मेडिसिन कुछ नहीं खा रहे हैं, स्ट्रेस की मेडिसिन नहीं ले रहे हैं। स्ट्रेस है ना उसको ओवर मतलब लोडेड वर्क कर, आप सारे अश्वगंधा, तो ये मेडिसिन उसको ऐड कर सकते हैं। हाँ जी मैम। एक मिनट, डॉक्टर प्रियंका लगातार अनम्यूट मत रखिए, है ना? जो डॉक्टर साहब बोल रहे हैं ना, तो वो वीडियो की क्वालिटी बहुत खराब रहती है ना? कि आप एक प्रश्न पूछिए, फिर मैडम पूरा बोले, फिर बाद में ऐड ऑन करिए कि नहीं ऐसा नहीं वैसा है ना? लगातार मैं 2-3 बार आपको म्यूट किया तो भी आप ऑन कर रहे हो, है ना बेटा? इतनी बात तो समझनी चाहिए कि जो निःशुल्क रूप में इतना बड़ा यज्ञ आपने को सुनने को समझने को मिल रहा है, तो इससे तो अपनत्व होना चाहिए। और हम सभी के लिए पता है कितने सारे व्हाट्सएप पे मैसेज आते हैं, मैडम जल्दी वीडियो अपलोड करिए, मैडम मेरा रह गया। जैसे अभी भी एक डॉक्टर साहब बोल रहे थे मैं लेट ज्वाइन करी, है ना? तो बेटा समझनी चाहिए ये बात, और मैं सभी से रिक्वेस्ट कर रही हूँ, है ना? वो थोड़ा सा ध्यान रखिए आप इस बारे में। हाँ जी प्लीज, सॉरी डॉक्टर साहब, है ना? क्योंकि वो फिर है ना वीडियो सुनता नहीं है ना, तो भी बड़े मैसेज आने शुरू है ऐसे कि मैडम सुनता नहीं है, मैडम ये करो, मैडम वो करो, है ना? मैडम को इतना लैपटॉप आता भी नहीं है। तो ठीक है मैम, दोबारा से एक बार रिपीट कर लेते हैं इसका सॉल्यूशन। इसमें पेशेंट की आपने हिस्ट्री ली है, वो स्ट्रेस वाली मेडिसिन नहीं खा रहा है, उसको ट्रीमर आ रहे हैं, उसकी फैमिली हिस्ट्री में है, तो एक तो उसकी काउंसलिंग बहुत आपको जरूर करनी है। फिर आप उसको अगर शिरोधारा करा सकते हैं, अवेलेबल है तो वो करा सकते हैं, नहीं तो मैं कहती हूँ कि प्रतिमर्श नस्य वो होता है ना कि उर्दू जत्रु विकार शिरोरोग्य शास्त्र जरूर काम करता है। अगर आप उसको नशे की ड्रॉप देना शुरू करोगे तो भी उसका जो नर्वस सिस्टम वो स्ट्रांग होता जाता है, सप्लाई बहुत अच्छे से होती है। फिर मैं इसमें एक ब्रह्मी चूर्ण या ब्रह्मी वटी और सारस्वतारिष्ट, ठीक है, तो वैसी भी चिकित्सा पत्ती आप डालते हैं, और कोई भी एक घृत जैसे, तो इसमें काफी उसको रिलीफ मिलेगा क्योंकि उसको नरिशमेंट भी मिल रही है। और कोई आंवले की रसायन इस तरह का देते हैं तो उसके जो नाड़ी तंत्र है वो स्ट्रांग होता है। और फिर भी मैं एक इन्वेस्टिगेशन तो बनती है, आप उसका सीटी जो करा सकते हैं अगर उसको जरूरत पड़ती है तो, और छोटी मोटी इन्वेस्टिगेशन भी करा सकते हैं इसकी। जी डॉक्टर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। एक डॉक्टर उज्ज्वला ने जो अभी पूछा था ना आत्मक्षय का, तो हाँ जी। वो यूं कह रहे हैं कि मुझे पित्त प्रकृति लगी थी, मैंने नित्य अविपति का चूर्ण दिया था, सद्य शोधन कैसे करे? और जो तिल का मैंने कहा ना, वो भी उन्होंने कहा कि हाँ ऐसे वो भी तिल गुड़ और भांगी या बारंगी लिखी होगी शायद, है ना? कि बारंगी है ऐसे। हाँ जी, हाँ जी। सद्य शोधन जैसे मैम ने बताया कि हरित की मतलब बहुत सारे पेशेंट में एक कॉमन यूनिफॉर्मली अप्लाई हो जाता है,
तो आप सीजन को देख के, उस पेशेंट की प्रकृति को देख के आप भी कोई भी एक रेचक द्रव्य जो उसको ना मात्रा ये लगा लो कि 5 से 6 ग्राम की है, किसी पेशेंट को वैसे भी देना तो चाहे आप उसको 2-3 दिन त्रिफला भी दे दो, ठीक है, वो सद्य शोधन ही है, उसका क्लासिकल शोधन नहीं है, क्योंकि हमने पूर्व कर्म उसको स्नेहन स्वेदन और मतलब उसको स्नेहपान नहीं कराया है। तो ऐसी चिकित्सा को हम सद्य शोधन ही कहते हैं कि टॉक्सिन्स उसके बॉडी के निकल दे, फिर हम समन चिकित्सा जो अपना व्यवस्था पत्र है वो लागू कर सकते हैं उसके ऊपर चिकित्सा के लिए। तो आप कोई भी हरित की दे दें उसको, थोड़ा सा अल्प मात्रा में उसका शोधन होता रहेगा। फिर एक दिन आप तीक्ष्ण विरेचन देना है किसी पेशेंट को तो ऐसे द्रव्य दे सकते हैं कि कुटकी दे सकते हैं उसको पेशेंट को, लेकिन आपको जानना पड़ेगा कि पेशेंट की प्रकृति कैसे है, उसका बल कैसा है, उसकी एज कैसी है, कोई प्रेग्नेंट लेडी तो नहीं है, ये सारे आपके क्राइटेरिया जान के तो उसको कोई रेचक औषधि दे सकते हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। इसमें जैसे मैंने अपने गुरुजनों के साथ भी देखा है, किसी किसी पेशेंट्स में करते भी है कि जो नॉट रेडी फॉर द फुल पंचकर्म है ना, तो वहाँ जैसे रात का खाना छुड़वा दीजिए, है ना, और या रात का खाना दिन छुपने से पहले जो भी दलिया खिचड़ी कुछ बना के उसमें 50 ग्राम घी खिला दिया। हाँ, कैस्टर ऑयल या इच्छा वेदी भी दे सकते हैं। तो चलो खिचड़ी में नहीं चलेगा, मगर ऐसे कि कुछ स्नेह चला दिया, है ना। हाँ जी, हाँ जी। 3 दिन ऐसा खिलाने के बाद फिर चौथे दिन जैसे मैडम ने कहा वैसे ही कि तरुणी कुसुमाकर या फिर ये स्वादिष्ट विरेचन या फिर त्रिफला या फिर कुटकी, हाँ पंचसकार, चाहे कुटकी है ना, दे ऐसा कुछ भी इस तरीके से जो आपको प्रकृति के अनुसार और दूसरे अनुसार जो अच्छा लगता हो, और इस तरीके से अगर देते हैं तो 3-4 मोशन अच्छे हो जाते हैं सुबह सुबह, और सर्वांग स्नेहन स्वेदन करके करे तो और अच्छा है। हाँ, नहा ले सकता है पेशेंट, मालिश कर सकता है, नहा सकता है पेशेंट गर्म पानी से। और इसमें है ना परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है कि अपने पास तो सेंटर नहीं है, वो डिब्बा नहीं है, ये नहीं है। पता है मैं पेशेंट्स को कैसे कहती हूँ, और कई बार क्या पता है पेशेंट्स बहुत दूर रहती है, मैडम इतना टाइम नहीं है, है ना, ऐसे भी तो होता है कि पैसों की कोई कमी नहीं है मगर टाइम ही नहीं है हॉस्पिटल आने का। तो अपने आप शरीर पे तिल तेल या नारियल के तेल का मालिश करिए, और नीचे दरी बिछानी है और ऊपर 2 रजाई लेके सो जाइए, निरग्नि स्वेद, और क्या बढ़िया स्वेदन हो जाता है। और अगर अच्छा घर है, थोड़ा सा छत के ऊपर ऐसी जगह है कि जहाँ शरीर पे तो धूप आए मगर सिर की ओर ना आए, है ना, तो वहाँ कोई दुपट्टा या ऐसे कुछ यूँ पर्दा सा कर दिया, शरीर पे ऐसे डबल रजाई लेके सो गए, तो निरग्नि स्वेद इतना अच्छा होता है। और इसी से भी पता है पेशेंट का शरीर इतना हल्का फुल्का हो जाता है, लघुता आ जाती है उसमें, और स्रोतों का वो मुख भी अवरोध जो है ऐसे पूरा। हाँ, तो इस तरीके से भी बेटा कर सकते हैं ना, तो वो भी अच्छा रहेगा जो मैडम कह रही है वो भी। और उसमें हम इस तरीके से बिना पंचकर्म सेंटर, बिना पंचकर्म का है ना, क्योंकि हर एक के उसमें नहीं रहेगा कि भाई इनिशियली ही हम पंचकर्म के लिए अलग से कक्ष वगैरह निर्माण कर पाए, है ना। डॉक्टर मनीषा मिश्रा जी आप पूछ लीजिए अपना क्वेश्चन। हेलो मैम, आपका सेशन बहुत ही अच्छा है, थैंक यू इतनी अच्छी नॉलेज देने के लिए। और मैम पूछना था मुझे कि अगर 12 या 13 साल की बच्ची है, कोलाइटिस की प्रॉब्लम से बहुत परेशान है, तो उसमें हम क्या दे सकते हैं, क्या कि आप उसको अल्सरेटिव कोलाइटिस डायग्नोस हुआ बच्चे को? यस यस मैम। हाँ, तो आपने उसका जो आहार पे बहुत ज्यादा ध्यान देना उसके, क्योंकि जो अल्सरेशन है कोई भी ऐसा तीक्ष्ण चीज नहीं दे रही है उसको जो जहाँ पे उसको और ज्यादा। हमारे यहाँ पे जैसे कोलाइटिस को हमें ना जी प्रवाहिका जैसी चिकित्सा में करते हैं, क्योंकि उसमें भी म्यूकस का सिक्रेशन होता है, उसमें भी हमारी जो मेम्ब्रेन है वो अपने आप ही सिक्रेट करती जाती है। तो ऐसी मृदु औषधि देनी है उसको, जैसे एबिपति कर उसको पित्त को शांत करने के लिए दे दिया, फिर हम कभी कुटुच घनवटी दे सकते हैं उसको, और आसव वरिष्ठ भी उसको आपने क्या बोलते हैं थोड़ा अवॉइड करना है ऐसे बच्चे के लिए। फिर है तो अरविंद आसव दे सकते हैं, और हमें कोई रस औषधि भी देनी है तो मात्रा कम करके उसे लघु सूत सेक कर या कामदुधा भी दे सकते हैं उसको। और हमें परपट्टी का बहुत अच्छा यहाँ पे मिला है, इसका कई पेशेंट पे मैंने ट्राई किया है, तो वो दे सकते हैं। और हर्बल के जो नेचुरल जूस फॉर्म है ना वो उसको दे सकते हैं कोलाइटिस के पेशेंट को। मैम उसकी प्रॉब्लम बस क्रैम्प्स हो रहे हैं और वॉमिट कर रही है, नौसिया बहुत है। आप एक बार ऐसे अगर 12-13 साल का बच्चा है उसको मतलब बार बार खाने के लिए वॉमिट करता है, तो उसको जो दीपन पाचन औषधि है ना वो जरूर दें आप उसको, और उसको
एंटी जो वॉर्म चिकित्सा बोलते हैं हमारे अंदर, कोई भी विड़ंग, कोई भी चूर्ण है वो एक बार कराएं, क्योंकि कई बार ऐसा होता है हमारी जो हार नली है उसके अंदर भी छोटे छोटे वो होते हैं, तो पेशेंट को खाते ही ना वोमिटिंग सेंसेशन होती है, ऐसे बच्चों को डाइवर्जन वो फूड बोलते हैं इसको। तो अगर उसको एक बार एक स्टेप में उसका एंटी वॉर्म चिकित्सा देंगे उसको, फिर उसके बाद समन औषधि देंगे, तो धीरे धीरे वो पेशेंट क्या बोलते हैं, और वैसे फॉर्म नहीं तो कोई भी पेटेंट फॉर्म जो हमारे लिवर टॉनिक या मिलजाइम टाइप जो पाचन औषधि आती है वो भी दे सकते हैं उसके टेस्ट के अकॉर्डिंग बच्चे को। ओके, थैंक यू मैम। और मैम ओपीडी लेवल पे जैसे इनफर्टिलिटी के जो पेशेंट आते हैं उनको जो हम शोधन बताते हैं उसमें क्या वमन जरूरी है कराना? नहीं, देखो ये तो मैम ने बताया कि अवेलेबिलिटी ऑफ सोर्सेज पे हमारे डिपेंड करता है। अगर हमारे आसपास कोई पंचकर्मा सेंटर अच्छा है तो हम उसका पूर्ण शोधन करा सकते हैं, नहीं तो फिर जैसे हम सद्य शोधन और मृदु विरेचन इन चीजों की बात कर रहे थे वो करा सकते हैं। मात्रा बस्ती हम ओपीडी लेवल पे किसी भी पेशेंट को दे सकते हैं, क्योंकि हमारे पास एग्जामिनेशन टेबल रहती ही है, तो एक उसको 30 ml अगर डोज हमें उसको स्नेन स्वेदन लोकल करा के टावल को गर्म कर लेते हैं, कुछ भी नहीं, आपने हल्का सा तिल का तेल लगाना उसके कटी प्रदेश पर, और क्या बोलते हैं शोधन थोड़ा स्टीमिंग करा देनी है तौलिए को गर्म करके उसका, और फिर एक मात्रा बस्ती लगाते हैं अगर इसमें 7 दिन 14 दिन उसके लिए, तो उसका रिजल्ट बहुत अच्छा मिलता है। और डेफिनेटली पेशेंट कंसीव करता है, क्योंकि उसको फेथ भी पैदा होता है कि मेरा इलाज भी चल रहा है, और फिर आप दवाई भी शुरू कर दें उसका साइकिल देख के, और उसको रसायन थेरेपी भी दें, उसको योगा भी कराएं, उसको स्ट्रेस से भी रिमूव कराएं, तो उस कंसीव करता है पेशेंट। मैम जैसे थिन एंडोमेट्रियम है और ऐसे पेशेंट्स में आप मात्रावस्थी किसकी देना एडवाइस करेंगे? मात्रावस्थी 10 मूल आदि को जो तेल है किसी की भी दे सकते हैं, जो भी आपको इजीली मिल जाता है, ठीक है ना। 30 ml डोज डिसाइड करनी है आपने, छोटी सी 50 ml वाली सिरिंज ले आनी है, ठीक है ना। कैथेटर भी उसके चूज कर लेना है, तो बस उसको खर्चा भी ज्यादा नहीं है, तो और इसका रिजल्ट भी अच्छा मिलता है, क्योंकि जो वहाँ की जो मूल की जो जितनी भी वाहिनी है उनको कहीं ना कहीं नरिशमेंट मिलता ही है, और बात है वो जो विकार है वो दूर होता है, और हेल्दी वो क्या बोलते हैं हमारा फ्लावर ग्रो करना शुरू करता है। बोलते हैं जमीन में जितना हम ज्यादा सेचन करेंगे, अच्छा वो करेंगे, तो डेफिनेटली जो वहाँ पे जो फर्टाइल एरिया है वो अच्छा होगा। तो अगर बाकी कुछ ना करें, मात्रा बस्ती भी दे दें, कभी आप उसको पिछू धारण भी करा सकते हैं नॉर्मली, क्योंकि वो भी समन करता है चीजों का, लोकल इन्फेक्शन को भी खत्म करता है। ये भी इनफर्टिलिटी के अंदर कई बार लोकल इन्फेक्शन भी कारण होता है कि वो वहां से बाह्य द्वार से अंदर तक भी होता है, तो ये भी करा सकते हैं छोटे छोटे प्रोसीजर आप उसको। थैंक यू सो मच मैम। फल घृत का रोज सेवन कराएं उस पेशेंट को ना, फल घृत बहुत अच्छा है। बिल्कुल सही कहा, ओके मैम। बिल्कुल सही। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब, सभी पार्टिसिपेंट्स का भी तहे दिल से धन्यवाद, और डॉक्टर ज्योति का इमरजेंसी स्पीकर बनने के लिए और थैंक यू। आज के ज्ञान यज्ञ में अपनी आहुति देने के लिए बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद। और मैं चाहूंगी कि आगे भी आप एक इमरजेंसी लेक्चर तैयारी रखिए, जुड़ने का मौका देते रहे मैम, मुझे बहुत अच्छा लगा। ठीक है, सीखने को बहुत मिला मुझे। हाँ जी मैम। मुझे लगता है कि एक ही चीज है, जैसे मैं अपने जो सारे पार्टिसिपेंट्स हैं उनको भी हमेशा कहती हूँ कि आप भी अपना एक्सपीरियंस कि भाई मैंने ये सुना, ये किया, और इसके बाद इस पेशेंट में ऐसा रहा, ऐसे कहने के लिए बेटा आगे आ सकते हैं, है ना। कि एक ही चीज है जो देने से बढ़ती है ना। जैसे भाई वरना तो देते 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 हमारे पास ही खत्म हो जाता है, मगर भगवान ने बहुत बढ़िया प्रोसीजर बनाई है कि एक बार जब देनी शुरू की तो हमेशा ये बढ़ती जाती है ना। एक बार मैं सर से भी पूछ रही थी, मैंने कहा सर हम टीचर है इसलिए अच्छे चिकित्सक है, या हम क्लिनिशियन ही होते है ना, टीचर नहीं बनते तो अच्छे चिकित्सक होते हैं। तो सब ने थोड़ी देर सोचा, कहते नहीं हम टीचर है इसलिए अच्छे टेक्नीशियन है। तो बात बिल्कुल सही है, बहुत बार हमें स्टूडेंट आके भी झकझोर देते हैं, है ना, क्योंकि जबकि टॉपिक हम वही पढ़ा रहे हैं, मगर टूटे टूटे मति भिन्ना, हर स्टूडेंट एक नया क्वेश्चन पूछता है, अलग एंगल से पूछता है ना। तो अपने भी मनन मंथन कुछ बार तो करना पड़ता है। संभाषा का यही तो रोल है मैम, संभाषा से बहुत ज्ञान बढ़ता है, तो ये संभाषा का। हाँ जी, इसलिए आप भी सभी अपना मंच समझ के आगे आइए। और हाँ, मैं ये बताऊंगी आज, है ना, तो आपके पास, मेरा बहुत सारों के पास तो फोन नंबर भी है, और आप अगर ऐसा शेयर करेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। अच्छा डॉक्टर हेतल गजेरा, आप कुछ बेटा हैंड रेस किया है, लास्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, क्या कुछ शेयर करेंगे तो भी मोस्ट वेलकम, बताइए बेटा। हाँ, गुड इवनिंग मैडम, मैंने सूरत से बोल रही हूँ, और आप जैसे बता रहे हैं ना कि शेयर करो,
तो लास्ट जैसे मैं लास्ट गर्भ संस्कार सेशन में उधर आई थी और उसके बाद हर मेरी जो ओपीडी में आती है उन सब औरतों को रजस्वलाचर्या का बोलती हूँ। तो एक लेबोरेटरी वाली लड़की है 29 इयर्स की, उसने सिर्फ 2 बार, वो करीबन 2 साल से अलग अलग जगह से दवाई ले रही थी इनफर्टिलिटी के लिए, पर मिल के गई और मैंने उसको रजस्वलाचर्या बोला कि तू इस तरह से ले कर सकती है, और उसको लास्ट 5 डेज पहले उसका यूपीटी पॉजिटिव आया। 2 बार ही सिर्फ। बहुत बढ़िया, एक्स्ट्राऑर्डिनरी। और और एक जो मु- डॉक्टर संजय मदान जी पूछ रहे थे ना, तो उसका भी आंसर यही है। वो चिंता कर रहे थे, ये बात बिल्कुल सही है। मैंने अभी कैंसर की हिस्ट्री पढ़ रही थी कि आज से 100 इयर्स पहले विश्व में कैंसर का प्रमाण सिर्फ 7% था और आज 56% है ना, एक रिपोर्ट के अनुसार, है ना। तो चिंताजनक बात तो है बेटा, और उसके लिए रजस्वलाचर्या इज वेरी गुड आंसर। और वो इसलिए भी है कि वो आने वाली नई संतान को भी अच्छा इम्यूनाइज्ड और स्वस्थ बना के जन्म देगी। तो बहुत बहुत धन्यवाद रजस्वलाचर्या बहुत लोगों को बताने के लिए। मैं बहुत सारे लोगों को बता चुकी हूँ, मगर फिर भी एक बार निवेदन करती हूँ कि मुझे मरने से पहले 50 करोड़ को बताना है, तो प्लीज़ हेल्प कर दीजिए। और आप सभी तो डॉक्टर हैं, मैं तो आजकल मरीज को लगा देती हूँ, बेटा 20 को बता दे, बाकी का मैं देखती हूँ कितना करूँ, कैसे कैसे करूँ। तो बहुत अच्छी बात है। डॉक्टर उज्ज्वला कुछ शेयर करना चाहेंगे? हाँ जी मैम, शेयर भी करूंगी और मुझे क्वेश्चन भी है उसी केस के बारे में, क्योंकि जैसे कि मेरे पास एक पेशेंट है उदर दखी, मतलब उसको बहुत खुजली, इतना खुजली और पूरा रैशेस से रात भर आते थे। और मेरी पुरानी पेशेंट है, वो डायबिटीज के लिए आई थी मेरे पास। वो कभी मुझे मेरा सुनती नहीं थी पथ्य का, फिर उसने मेरा ट्रीटमेंट छोड़ दिया। पर जब उसको ये उदर का शुरू हुआ तो वो मेरे पास आई और फिर बोली कि डॉक्टर मैंने एलोपैथी तो बहुत ले लिया, अभी मुझे नहीं लेना है, आप मुझे आयुर्वेदिक ही चाहिए। तो मैंने बोला आप अगर पथ्य करोगे तो ही आप ठीक होगे, नहीं तो नहीं होगे। तो ऐसे मैंने बोल के उनको शुरू किया। तो मैंने उनको पूरा पथ्य पे रखा और अभी तो 3 महीने में उन्होंने जैसे कि 5 केजी वजन भी कर लिया कम, और उनका जो IgE लेवल था वो भी कम हो गया है। जैसे कि मैंने उनको सीरम IgE बोला था, वो भी कम हो गया। और उनको मैंने रजनी योग और आरोग्यवर्धिनी ऐसे क्लेद और रजनी योग का जैसे पांचभौतिक का है वो हरिद्रा और गैरिक का कॉम्बिनेशन है, तो वो जैसे कि रक्तगत उष्णता क्लेद है, दोनों भी शमन करता है, तो वो दिया था। अभी पेशेंट को बोला मैंने आपको शोधन की बहुत जरूरत है क्योंकि दोष बहुत है, इतना खुजली है। तो वो तो बोली मुझे पॉसिबल नहीं है, मैं वर्किंग हूँ। तो पेशेंट को मैंने अभी उसको वो टैबलेट जो लेती थी ना मैम, मैंने उसको बोला था आपको बहुत इचिंग हुई तो ही आप कुछ एक बार टैबलेट लीजिए, नहीं तो नहीं लेना है। तो ऐसे करके करके अभी उसकी वो गोली ही बंद, मतलब वो लेती ही नहीं है। पहले जैसे 4 दिन में लेती थी, फिर 7 दिन में लेने लगी, फिर 15 दिन में, ऐसे करके अभी पूरा उसकी गोली ही बंद हो गई और खुजली भी बंद हो गई है, कुछ भी नहीं है अभी। तो मैंने सोचा कि अभी उसके दोष भी नहीं है, तो उसको तिक्त घृत दे के मैंने अभी शोधन का विचार किया। तो सुबह शाम को मैंने 5-5 10-10 ml ऐसे करके अभी कल पेशेंट को मैं विरेचन करने वाली हूँ। तो उसका कोष्ठ बहुत क्रूर है, तो मैम मुझे पूछना था कि अभयादि मोदक मैं उसको देने वाली हूँ, तो कोष्ठ क्रूर है तो एक ही अभयादि मोदक दूं या 2 दूं पहले? कि उसका जो पेशेंट का बोला है कि शोधन के लिए जो मात्रा है कोई भी है, अंतर्नग मुष्टि चूर्ण है, चमदन फल है, कोई भी है, तो आप उतना ही पेशेंट का बल देख के वो कैसी पेशेंट है, उसने घृतपान कितना किया है ना, आरोहण स्नेहपान उसने कितना किया, 30 से लेके 90 कितना उसने स्नेहपान किया है ना, तो आप उस पेशेंट का कोस्ट जान सकते हैं। वो इसी में तो बोला है ना, हसी मात्रा से आप शुरू करते हैं और आपको टोटल स्नेह की मात्रा कितनी है, तो उसी की डोज को डिसाइड करते हुए आपको उसको अभ्यादि मोदक 1 देना है 2 देना है, तो इस पर डिसाइड करें आप उसने टोटल स्नेहपान कितना किया। मैम हम थोड़ी देर रुक के फिर समझो पहले अभयादि, जैसे मैंने पहली बार कर रही हूँ ऐसे घर पे शोधन, मैंने कभी नहीं किया है, तो क्योंकि पेशेंट रेडी नहीं थी, तो इसको एक टैबलेट देने के बाद अगर नहीं आया वेग तो हम थोड़ी देर के बाद दे सकते हैं और एक टैबलेट? नहीं, वैसे तो आपको डिसाइड हो जाएगा कि पेशेंट को वो आ रहे हो मात्रा, तो एक बार हम जब विरेचन शुरू होता है तो बीच में औषध नहीं देते हैं, क्योंकि उसका वेग वो होता है ना कि स्टार्टिंग में आपको अलग अलग सिम्टम आते हैं, फिर भी आपको ऐसा लगता है कि घंटा 2 घंटा उसको नहीं आया है, तो फिर आप उसको एक टैबलेट और दे सकते हैं।
क्योंकि ओवरडोज भी हो जाता है फीमेल पेशेंट को। जैसे कई पेशेंट को हम इच्छा भी ऐड करा देते हैं, कुटकी ऐड करा देते हैं या और करा देते हैं। तो ये है, तो आप उस पेशेंट का बल जरूर देखें, वो कैसे कितना सहन करने योग्य है वो देखें, तब आप उसकी दूसरी मात्रा 2 घंटे तक नहीं आता, आपने सुबह उसको दिया और 10 बजे तक भी उसको वेग शुरू नहीं हुआ या मात्रा कम, तब उसको दे सकते हैं। जी मैम, धन्यवाद। जी, और आप कुछ शेयर भी तो करने वाले थे डॉक्टर उज्ज्वला, अपना अपना क्वेश्चन पूछ के निकल गए। नहीं बिल्कुल मैम, मैंने वही शेयर किया कि पेशेंट का पूरा दर्द चला गया है अभी। ओके जी, ठीक और ये जो मैंने चिकित्सा की ना, जैसे कि पथ्य ही इम्पोर्टेंट था उसके केस में, वो बिल्कुल पथ्य नहीं करती थी, दिन भर खाते रहती थी बैठे बैठे। और पेशेंट को व्यायाम भी बोला, पर व्यायाम भी नहीं किया उसने, फिर भी पथ्य से ही उसने 7 केजी वजन कम किया है, सिर्फ पथ्य से। क्या बात है। और जब वो क्लेद उसका कम हुआ अपने आप, ये जो खाना खाती थी ना सब बार बार दिन भर बैठे बैठे, वो जब कम हुआ तो उसी से ही उसका क्लेद कम हुआ। जैसे हम फैट लॉस ऐसे में पेशेंट को बोलती हूँ, पर आम एक्चुअली हम आम क्लेद, आम जो बना है उसका आपने पूरा हाँ उसका आम मैम, पाचन आम करा का दिया। उसका वो लंघन से, पाचन। जैसे लघु आहार से हो गया पचन, और वो उसको रिजल्ट आ गए, ऐसे है, ऐसे ही केस थी ये। और हमारी जो उसको जो मैंने थोड़ा विपत्ति दिया था, नित्य विरेचन, वो एक था। और आरोग्यवर्धिनी थी जो कि मेन हमारा, जैसे डायबिटिक पेशेंट है वो, तो वो दिया था। और रजन योग दिया था। ऐसे 3 ही मेडिसिन मैंने दिए थे। तो पेशेंट को अभी कुछ भी नहीं है, मतलब उसको कंडू बिल्कुल भी नहीं है, जो पूरा बॉडी पे उसको वो 4 घंटे रात को उठ के खुजाती थी, हाँ, वो पूरा आरोग्यवर्धिनी में जो मेन कंटेंट है कुटकी, तो उसका रेचन हाँ करता रहा है उसने, हाँ टॉक्सिन्स को मैम, निकालता रहा है। हाँ तो वो हाँ डेफिनेटली उसके जो पित्त के जो लक्षण थे वो शांत होते रहे हैं। जी मैम, ऐसी केस थी ये। हाँ, ओके जी, ओके, धन्यवाद जी, बहुत बहुत थैंक धन्यवाद। यू मैम। और ज्ञान यज्ञ में विभिन्न आहुतियों से ये और भी एनरिच हो जाता है। और सभी का, पार्टिसिपेंट्स का भी बहुत बहुत धन्यवाद। और सबसे लास्ट में मैं विश्व आयुर्वेद परिषद के इस प्लेटफॉर्म से डॉक्टर ज्योति का बहुत बहुत तहे दिल से थैंक यू हार्दिक मैम आपके धन्यवाद आशीर्वाद के प्रस्तुत लिए। कर रही हूँ। और सबसे अंत में मैं शांति मंत्र बोलूंगी, आप सभी म्यूट रखकर ही दोहराएंगे। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। नमो नमः। विश्व मंगल की कामना के साथ अगले शुक्रवार को हम फिर से आपके सामने उपस्थित होंगे। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात भूल गई मैं, आज मंगल पांडे जी की, जो स्वतंत्र वीर क्रांतिकारी, फर्स्ट जिनका वीरगति हुई 1857 के क्रांतिकारी, जो अपनी आज़ादी की पहली लड़ाई रही उसमें, उनकी आज जन्म जयंती है। हम में एक स्वाभिमान की भावना जगाने के लिए आदरणीय परम पूज्य मंगल पांडे जी का सादर वंदन, कि भारत को जगाने का उन्होंने बहुत बड़ा काम किया, जिससे एक सोया हुआ शेर जागा और फिर वो 1947 में आज़ादी तक कहीं न कहीं अनेक बलिदानों से हमें आज़ादी मिली। तो बहुत बहुत उनको नमन करते हुए आज के लेक्चर की मैं नमो नमः पूर्णाहुति करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।